मैं नीचे खड़ा था। अब मेरे पास नीचे 2-3 लोग खड़े थे जिनके साथ मैं बातें कर रहा था। वो बंदे घुग्गी पाजी के साथ आए हुए थे। अब वो कपिल था, मुझे तो कपिल नहीं जानता था। अच्छा, कपिल को कोई जानता नहीं था। तो कपिल ने मुझे बताया कि मैं वो था। सर फिर जिन्होंने पंजाबी च कहते ना भी अग लाती सी नेरियां लैंदियां जिन्होंने कहते। रोना आ गया कि रोई? रोना निकल गया। ये रोती नहीं है सर, ये रोती नहीं है, रोना इसका निकल जाता है। और इसका इतना रोना निकल गया कि इसके नाक से बुलबुले भी निकले। आपके एक दोस्त आए थे पिछले दिनों ललन टॉप जी, यो हनी सिंह, कह रहे थे कि आपका और उनका जो सबसे मशहूर गाना है अंग्रेजी बीट थे, मुझे तो बहुत पसंद है वो गाना। जी जी। आप लोगों ने कहीं थाईलैंड में वो गाना शूट किया था, 200-300 उनके शब्दों में कहें तो गोरी लड़कियां थी और ड्रेसेस थी, सब थी, बड़ा महंगा शूट हुआ था, लेकिन फिर वो आपने गाना कैंसिल करवा दिया कि साहब ये शूट नहीं चलेगा। ये वो बता गए, आप बता दो क्या है कहानी। अच्छा, वो उनका वर्जन क्या है? ये तो मैंने आपको ही बताया शॉर्ट में। मुझे पता नहीं वो क्या बोल गया। थाईलैंड शूट करना था, तो थाईलैंड जब मैं पहुंचा, घर था, उसमें हाउस पार्टी थी जिसमें 200-300 लड़कियां थी। तो वो लड़कियां जो थी वो एक तो मुझे लगता है प्रोफेशनल डांसर थी नहीं। क्या थी? पता नहीं क्या थी, पता नहीं कहाँ से लेके आए थे। तो मुझे क्राउड नहीं अच्छा लगा, मुझे जो जेन्युइनली आपको वल्गर क्राउड लग रहा था। हाँ, तो मैंने हनी को बोला, मैं कहा यार मुझे ये क्राउड सही नहीं लग रहा। तो वो कहता पाजी मुझे भी सही नहीं लग रहा। उसने भी यही कहा कि मुझे भी सही नहीं लग रहा। तो उसने बोला पाजी कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के लेके आता हूँ, आपकी लाइफ का बेस्ट बनाऊंगा। ये हनी सिंह ने कहा। और उसने अंग्रेजी बीट बना दिया यार। ये हनी सिंह और बादशाह का झगड़ा बहुत चल रहा है आजकल। आप तो उस दौरान देख रहे थे इनका जो माफिया मुंडी वगैरह, आपका क्या तजुर्बा रहा है इन दोनों लोग साथ? मुझे तो ये लगता है कि दोनों दोस्त हैं मेरे, तो दोनों रिस्पेक्ट भी करते हैं मेरी और मेरे से प्यार भी करते हैं। मुझे क्या लगता है कि वो सबसे गहरा या पुराना दोस्ती सबसे बड़ा दुश्मन होता है कई बार। मुझे लगता है कि ये खुद अगर बैठेंगे तो 1 सेकंड की बात नहीं है इनकी, देयर इज नथिंग। अब क्या है कि किसी को कुछ बोल दिया जाता है, किसी को कुछ बोल दिया जाता है। उसने मेरा क्रेडिट ले लिया, उसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरे को गाने में ये बोल दिया। ये क्या है? इसका कुछ नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। जब बाकी के भी जो बाकी के सब लड़के हैं, रफ्तार है या सब है, ये सब अच्छे बंदे हैं यार सब। ये इनका धर्म एक ही है, म्यूजिक है इनका धर्म, और क्या है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? विद्वानों ने पूछा। परम विद्वान ने जवाब दिया, सरकारी स्कूल का मास्टर। सरकारी स्कूल का मास्टर तुम्हारे नाम की स्पेलिंग बदल सकता है हमेशा के लिए, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बिगाड़ सकता है। सरकारी स्कूल का मास्टर ये तय कर सकता है कि तुम ये जो वोट डालने आए हो और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तुम्हारी शक्ल ठीक ठीक तुम्हारे वोटर कार्ड से मिल रही है या नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूल का मास्टर बाहर तैनात पैरामिलिट्री वालों को कह के तुम्हें 4 डंडे भी लगवा सकता है, तमाम किस्म की गणनाएं करवा सकता है, गांव की पंचायतें निपटा सकता है। यानी कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इसलिए भी क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी तमीज़ सिखाता है, ककेरा सिखाता है, छोटा से अनार, एक कैसे बनाओगे, ये सब सिखाता है। फिर विद्वानों ने पूछा, दुनिया का सबसे निरीह प्राणी कौन है? जवाब आया परम विद्वान का, सरकारी स्कूल का मास्टर। तबादले के लिए तंग रहता है, रात दिन अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के चक्कर लगाता है, प्रधान के झगड़े मोल लेता है, मिड डे मील का खाना बनवाता रहता है, तो इस पर भी हलकान रहता है कि कोई पत्रकार एक फोटो ना खींच दे बाहर से। आज गुरुजी लेट आए हैं, कौन सी क्लास के बच्चे को कहाँ बिठाए, कितनी फट्टी पे बिठाए, कितने को बेंच पे बिठाए, किसकी बहती नाक संभाले, किसको बताए कि हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा, और शोर को रोके कैसे। आप एक सरकारी स्कूल में जाएंगे तो एक साथ आपको महाशक्तिशाली और महानिरीह प्राणी दिख जाएगा जिसका नाम है सरकारी स्कूल का टीचर। और ऐसे ही एक सरकारी स्कूल के टीचर की कहानी फिर से पर्दे पर आने वाली है। इसे निभा रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं ललन टॉप के दोस्त, कमाल के सिंगर, कमाल के एक्टर गिप्पी ग्रेवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। आपकी फिल्म आ रही है अरदास सरबत दे भले दी। पंजाबी भाषा में ये बात कही गई है, हिंदी में इसका अर्थ है प्रार्थना सभी के भले के लिए। गिप्पी ग्रेवाल की ये अरदास सीरीज की तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म 2017 में आई थी, 2016 में अरदास आई, फिर उसकी सीक्वल आई अरदास करा, और अब ये तीसरी फिल्म आ रही है जो 13 सितंबर को रिलीज हो रही है। और चूंकि गिप्पी ग्रेवाल सिंगर बनने से पहले और एक्टर बनने से पहले और पर्दे पर सरकारी मास्टर बनने से पहले होटल मैनेजमेंट में थे,
इसलिए अब इन्होंने ये कसम खाई है कि ये होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करने वालों को ही अपने साथ काम करने का मौका देंगे। तो ये जो खूबसूरत सी देवी जी बैठी हुई हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं और तमिल फिल्मों से इनका करियर शुरू हुआ है। इनका नाम जैस्मिन भसीन है और अब ये पंजाबी फिल्में भी लगातार कर रही हैं और गिप्पी पाजी के साथ ये तीसरी फिल्म है जी। हनीमून पहली फिल्म थी जी, दूसरी फिल्म थी वार्निंग 2 वार्निंग 2 और कैरी ऑन जटिया भी रिलीज होनी है जी। जब आप उसका प्रमोशन करने आएंगी तब उस पर बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। वरना आपके जियो स्टूडियो वाले कहेंगे हमारे खर्चे पे उनका बिल फाड़ दो। वो भी जियो की है। वो भी अच्छा, इकट्ठी है। चलेगा। तीसरे हमारे जो मेहमान हैं वो किसी ये क्लीशे लाइनें पर मुझे बोलनी है, मेरा बचपन से बनता मैं बड़े होके बोलूंगा, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि वो हिंदुस्तान के बहुत प्यारे कॉमेडियन हैं और बहुत ही शीरी ज़बान है, मीठी ज़बान है उनकी। गुरप्रीत गुग्गी जी बहुत बहुत स्वागत बहुत है शुक्रिया सर आपका। भाई, थैंक यू। और आपसे ही मैं बात शुरू करूंगा जी सर। ये जो सिलसिला है कि साहब कुछ ऐसा कहा जाए कि जो पस्त सा इंसान है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, ये सिलसिला कब शुरू हुआ है? स्कूल में, कॉलेज में, या जब आप दूरदर्शन जालंधर के लिए काम करते? थोड़ा वो बताएं शुरुआत के बारे में। ये सर प्राइमरी स्कूल से शुरू होता है सर। जो बाल सभा नहीं लगती थी शनिचरवार, है ना, शनि हमारे तो शनिवार, आपके स्कूल में भी लगती होंगी है ना, बाल फुलवाड़ी, बाल सभा, सरकारी स्कूलों में यही करके निपटा देते थे, है ना। तो बस वो उसमें कहाँ था आपका गाँव? जालंधर। ये लल्लन टॉप में मैं पहली बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, बहुत तसल्ली से डिटेल में बताइएगा, हमारी बहुत दिलचस्पी है आप लोगों की जाती और काम की जिंदगी में। बताइए। हमारा जो गांव है वैसे तो ये बॉर्डर एरिया में पड़ता है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये बटाला के पास है। तो लेकिन मेरी जो पढ़ाई हुई फिर ये जालंधर शिफ्ट कर गई फैमिली हमारी। तो जालंधर का एक स्कूल था, गुरु नानक मॉडल स्कूल, वहाँ पे मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे हुई मेरी। जी जी। तो वहीं पे ये बाल सभा में उठ के कोई एक आध जोक सुना देना, तो सारा दिन स्कूल में ऐसे घूमते थे जैसे स्कूल के हीरो हैं। आते जाते कोई टीचर भी, तू बड़ा हंसाया सवेरे, वो टीचर कहते तुमने बहुत हंसाया सुबह। कोई आपको ध्यान है स्कूल के टाइम का जोक? स्कूल टाइम के जोक? हाँ। बहुत ये मैच्योर कॉमेडियन जोक नहीं, जो बिल्कुल स्कूल टाइम के, कि चींटी और हाथी की दोस्ती हो गई वाले जोक। वैसे वाले, हाँ वैसे तो बड़े याद होंगे सर। जैसे चींटी हाथी वाला ही, चलो चींटी और हाथी ना दोनों दोस्त हो गए। पंजाबी में सुनाइए ना। अच्छा, थोड़ा शीरी ज़बान पता हाँ, चले। कीड़ी ते हाथी दे बच्चे दी दोस्ती हो गई। हाँ। अब कीड़ी की मम्मी आके बोल रही, वो हाथी अब कीड़ी को आके बोल रहा है मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही है, जूते पड़ेंगे, आज मैं फिर लेट हो गया, आज मैं फिर शाम को घर नहीं टाइम पे गया, होमवर्क नहीं किया, तो मम्मी जूते मारेगी। अब कीड़ी का बच्चा कह रहा है पता ही नहीं चलेगा बेटा, तू मेरे पीछे छुप जा। ऐसे ही बच्चे हंसते थे जैसे गिप्पी जी ऐसे, है ना। तो मज़ा आ जाता था। यही जोक सर बहुत बड़ी बात होती थी हमारे जब स्कूल टाइम में। ये पुराने मज़ेदार जोक होते थे, ऐसे जोक सुना के हम स्कूल के हीरो थे। तो सर टीचर भी बोलते थे वाह बच्चे तुमने सुबह बहुत हंसाया। तो मुझे तब से साला ये वहम हो गया कि मैं कॉमेडियन हूँ। वहम हो गया। तो और क्या, मैंने और कुछ करना ही छोड़ दिया, सारा पढ़ना बड़ी अच्छे से कुछ नहीं, अब नाटक करने। तो उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया, 6th से लेके 10th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। तो वहाँ इन चीज़ों को कोई वेटेज देता ही नहीं था। वो प्राइमरी स्कूल था, थोड़ा प्राइवेट टाइप था, तो उसमें तो ये वेटेज मिलती थी क्योंकि पेरेंट्स को खुश करना था कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है। ये अब सरकारी स्कूल में किसी ने पूछा नहीं सर कभी। तो वहाँ पे जो मेरे उल्टे नाम पड़े, कहानीकार, नौटंकी, ड्रामेबाज, वो सब यही अलंकार। ये सब आप अच्छे अच्छे नाम बता रहे हो और टेढ़े वाले नाम छोड़ दिए। और क्या क्या नाम पड़ा था भाई? चलो मतलब यही आप मान लो, अभी तक तो इतने ही रख लो सर, अभी के लिए इतने रख लो, कभी डिटेल बता दीजिए, हम बीप लगा देंगे। तो उसमें सर फिर ये हुआ कि वो डीमोरलाइज करने वाली सिचुएशन आ जाती। लेकिन वो जो डीमोरलाइजेशन का पीरियड था ना, उसी में सोचा कि अब तो इनको कुछ करके दिखाना है। तो उसके बाद सर फिर मैंने जब अपना कॉलेज शुरू किया, तो सर फिर उसके बाद कहाँ पे पढ़े आप? मैं द्वाबा कॉलेज जालंधर सर जी। तो फिर वो हिंदी में कहते हैं, वैसे पंजाबी में आग लगा दी। फिर वो यूथ फेस्टिवल में सर फिर हम डाकू बन गए। आप पंजाबी बोलिए, इसी बहाने हम लोग ना, इतनी अच्छी जबान है, 4 नए अल्फाज सीख लेंगे। हाँ तो सर फिर जिन्हों पंजाबी जी कहते ना भी अग लाती सी, नेरियां लैन दियां जिन्हों कहते। अब ये नेरियां लैन दियां समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा आपसे क्या मतलब हुआ। नेरी ठाल दी, मतलब आंधी आ गई फिर हमारे नाम। नेरी ठाल दी, नेरियां लैन दियां, फिर नेरियां लान दी।
क्या बात। जी। तो फिर सर वो कॉलेज, और वहां पे क्या करते थे, मिमिक्री करते नहीं थे? सर, कॉलेज में वन एक्ट प्ले, हिस्ट्रियोनिक्स, स्किट। हिस्ट्रियोनिक्स ये क्या होता है? सर ये ना, ये एक तरह का, जैसे लोग मोनो एक्टिंग कहते हैं ना, असल में ये दो चीज़ें होती हैं। मोनो एक्टिंग और चीज़ होती है, हिस्ट्रॉनिक्स और होती है। मोनो एक्टिंग में एक ही करेक्टर, और करेक्टर भी खुद ही करता है, इमेजिन करता है, उनकी आवाज़ नहीं आती, उनका एक्ट नहीं होता। जैसे मैं आपको, आप सामने कोई मेरे करेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊँ? अच्छा अभी नहीं आना, चलो रुक के आता हूँ सर, ठीक है सर। नहीं सर मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। अच्छा ये चेयर मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं ऐसे इमेजिन करवा रहा हूँ सामने वाला बंदा मेरे को कुछ बोल रहा, आपको मेरी बात से पता चले कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो अब ऐसे मैं चेयर पे, हाँ ठीक है सर मैं इधर ही बैठता हूँ। हाँ तो जाइए ना भाई साहब, मैंने कब रोका आपको, आप निकल जाइए आगे, है ना। वो होती है मोनो एक्टिंग। अब दूसरा हिस्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, कहते बेटा वो वहाँ से ज़रा मुझे अखबार तो पढ़ा। अरे दादाजी क्यों आप मेरे से मंगवाते रहते, घर में और कितने लोग हैं, किसी और को थप्पड़ मारूंगा तेरे, दादाजी के सामने बोलता है, अकल नहीं है। ये जो अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हैं, क्विकली कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, वो हिस्ट्रॉनिक्स है सर। तो सर ये सब करते थे कॉलेज में, तो फिर यूनिवर्सिटी में, तो फिर नेशनल, इंडिया भी कई बार जीता सर इसी में, थिएटर में। हाँ जी, थिएटर में। ये कौन से साल की बात है भाजी? सर ये 90 में सर, मैंने 89। अच्छा सर, अगर सर इतना टाइम है अपने पास? हाँ। हम फिल्म प्रमोट करने आए। आप फिल्म ही है क्या गुगी भाजी कि आप फिल्म ही प्रमोट कर रहे हैं? देखिए एक ऑप्शन है, मैं आपसे पूछूं, आपको जैस्मिन के साथ काम करके कैसा लगा? डायरेक्टर ने आपको कितने पैसे दिए? डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ, जीएसटी जोड़ के दिए कि हटा के दिए? मैं अपने प्रोड्यूसर से इजाजत ले रहा हूँ सर, इजाजत है ना? किसका किसके साथ अफेयर चल रहा, ये सवाल यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आप तसल्ली से बताओ, बातें करने आए हैं, फिल्म तो प्रमोट हो ही रही है, स्कूल के बारे में फिल्म है, लोगों को अपना स्कूल ध्यान आएगा। तो वो सर भाई क्या हुआ कि मैंने ना 10th के बाद +1 में मैं फेल कर गया, है ना। अरे हाँ, क्योंकि सर मेरे गलती से ठीक नंबर आ गए 10th में, थोड़े से ठीक, ज़्यादा नहीं। हाँ। तो अब पेरेंट्स को होता है कि अब थोड़े से अच्छे नंबर आ गए, इसको तो बैंक मैनेजर बना दो भाई। मुझे साला इकोनॉमिक्स भी ले दिया, मैथ्स भी ले दिया, वो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैं जबरदस्त, जुल्म बताइए। हाँ, इतना जुल्म सर। तो मतलब वो तो मुझे साला मैथ्स वाला मास्टर नहीं कभी अच्छा लगा, तो मैथ्स कहाँ अच्छा लगेगा। तो मुझे उन्होंने, नहीं मुझे लग रहा था कि गलती मास्टर की है ना। हाँ। तो वो सर मैं फेल कर गया। तो उसके बाद मुझे भी झटका लगा, घर वालों को भी। मैंने पढ़ना छोड़ दिया सर, मतलब रेगुलर। मैंने +1 +2 प्राइवेट किया। मैं वो तहसील के बाहर नहीं बैठे होते जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जी। तो मैंने 2 साल वो काम किया सर। क्या काम? वो डॉक्यूमेंट पेन से लिखते हैं, जो लोगों के कागज नहीं लिखते, आप रजिस्ट्री करवाने जाते हो। हाँ। बयाना, बैनामा, आपके यहाँ कुछ जी और जी कहते जी, हैं। यही बयाना बैनामा ही चलता है। वो सब मैं पेन से लिखता था लोगों के। वाह, तब तो ठीक ठाक पैसा बना लेते होंगे। नहीं सर, 5-7 रुपए रोज के, क्योंकि वो मैं काम सीख रहा था ना। मुझे जो मेरा बॉस था, अप्रेंटिसशिप चल रही थी। अप्रेंटिसशिप। तो सर वो 2 साल तो मैंने ऐसे ही किया। तो एक दिन मैं वहीं से काम करके वापस आ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त रास्ते में मिलता है मुझे, जो जिसको मैंने शुरू करवाया था ये ड्रामा थिएटर। तो वो मुझे अचानक से मिलता है स्कूटर पे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला कॉलेज में। कि इस टाइम भी तो शाम हो गई। बोला नहीं, मैं ऑडिटोरियम जा रहा हूँ। तो पहला जो लफ्ज़ मेरे पे बम बन के गिरा, ऑडिटोरियम, ये क्या होता है भाई? मैंने कहा ऑडिटोरियम में क्या है? कि ना 1 एक्ट प्ले की रिहर्सल। 1 एक्ट प्ले ये क्या होता है? ये भी मुझे अगला शौक। बोला यूथ फेस्टिवल में जा रहे हैं ना। यूथ फेस्टिवल, तीसरा झटका मुझे। तो मुझे लगा मैं तो लुट गया यार, मैं तो वो डॉक्यूमेंट लिखने में पड़ गया, ये तो साला स्टार बन गया। ऑडिटोरियम, 1 एक्ट प्ले, यूथ फेस्टिवल। तो सर ये चीज़ों ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैंने वो काम छोड़ के साला कॉलेज में एडमिशन ले लिया दोबारा। ओहो, यार मुझे भी यूथ फेस्टिवल में जाना है, मुझे भी ऑडिटोरियम में रिहर्सल करना है, और मुझे भी 1 एक्ट प्ले करना है। बस मैथ्स नहीं पढ़नी है। वो तो सर आग लगा दी मैंने किताबों को। हाँ। तो सर फिर मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, और फ्री एडमिशन लेता हूँ कॉलेज वालों को बोल के कि मेरे पास पैसे नहीं है फीस देने के, मुझे फ्री शिप चाहिए। वो बोले नहीं, फ्री शिप उनको मिलती है जिनका यूथ फेस्टिवल में कुछ पोजीशन आती है। तो मैंने कहा जिसकी 3 महीने बाद आने वाली है उसको क्यों नहीं दे सकते आप? वाह साहब, कॉन्फिडेंस। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैंने यही कहा। तो उन्होंने भी यही कहा, क्या कॉन्फिडेंस अभी बच्चे का? ठीक है जी, फ्री शिप, लेकिन कंडीशनल, अगर पोजीशन आ गई ठीक है, नहीं तो फिर फीस जमा करवाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो 89 वाले सेशन में पहला यूथ फेस्टिवल मैंने जो पार्टिसिपेट किया, 1 एक्ट प्ले हमारा फर्स्ट, उसमें मैं बेस्ट एक्टर। स्किट हमारी फर्स्ट, उसमें मैं बेस्ट एक्टर। हिस्ट्रियोनिक्स मेरी फर्स्ट।
फैंसी ड्रेस में सेकंड। फैंसी ड्रेस, आग लग गई सर उसके बाद। आग लगी। क्या बन के गए थे यहीं आ गई हैं फिर हैं? जी फैंसी ड्रेस की बन के कैसी है, मैं भी पूछना। आप बताइए। याद है कुछ? अरे याद तो है, बस बता नहीं रहे क्या बन के गए थे। यार पता नहीं यार क्या बन के गया था मैं। ना यार बताना नहीं चाहते। ऐसा समझ लो। लेकिन सर यहीं से जिंदगी। नहीं मैं यहीं अटका हूँ। अच्छा, अटके हुए हैं आप इंटरव्यूअर हूँ, अभी। मेरा अच्छा। काम है। क्या बन के गए थे? ऐसे पक्का याद नहीं। हमारे ना वहाँ सर एक हालांकि वो फैंसी ड्रेस नहीं है, आज मैं जज करता हूँ तो मैं उसे फैंसी ड्रेस में नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं खुद वो बना था। अब कभी जज सर स्टैचू बने थे हम लोग, पूरा बॉडी पे मिट्टी मल के, वो बीन वगैरह लेके ओरिजिनल सांप नकली बना के उसको भी मिट्टी का वो रख, आप ऐसे लगता था जैसे मिट्टी का सपेरा बना हुआ है, मिट्टी का सांप है सामने। तो वो फैंसी ड्रेस सर हमने किया था। हालांकि ये फैंसी ड्रेस में आता नहीं है, पता नहीं किसने मुझे सेकंड पोजीशन दे दी, लेकिन वो गलत थी सर। अच्छा, और उसके बाद फिर एक्टिंग का सिलसिला उसके बाद शुरू नहीं, हुआ। उसके बाद सर फिर वो मैं मोनो एक्टिंग हिस्टोनिक्स करते थे, दूरदर्शन वालों ने कहीं देख लिया तो उन्होंने कहा बेटा दूरदर्शन पे करोगे? मैंने कहा अब तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा, आप साथ लेके जाओ मुझे। वाह सर। हाँ, तो मैं तो उनके पीछे पड़ गया भाई। मैंने कहा नहीं, तो बोले नहीं आज नहीं बेटा कल आ जाओ। फिर मैं अगले दिन दूरदर्शन गया, ये बात है 89 की। तो सर उन्होंने मेरी मोनो एक्टिंग, युवा लोगों का एक प्रोग्राम चलता था जवां तरंग, तो उसमें मुझे रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने। तो सर अगले तो दिन जमा तरंग वाले तो अभी भी बुलाते होंगे आपको? हाँ सर दूरदर्शन तो हमारी जान है सर, क्योंकि वहीं से शुरू किया हमने काम। इनके दर्शन पहली बार आपको कब हुए गिप्पी ग्रेवाल के? हाँ सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने सर दूरदर्शन के बाद मेरा वो सिलसिला शुरू हो गया टेलीविज़न पे। 90 में मेरा लीड रोल में पहला ड्रामा आ गया टीवी पे। तो उस टाइम तो दूरदर्शन जलंधर का मैं अमिताभ बच्चन बन गया अपने आप में। कि वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा, मैंने एक दिन कपिल वाले शो में बताया था। सर मेरा पहला ड्रामा जिस दिन टीवी पे आता है ना, तो मैं दूरदर्शन पे उस दिन कोई भी आ जाता था ना उस टाइम पे, तो वो स्टार होता था अपने इलाके का। तो मेरा वो ड्रामा आ गया टीवी पे, तो मैं बाज़ार में जा रहा हूँ तो दो लेडीज़ रिक्शा पे जा रही हैं। तो एक ने पीछे मुड़ के देखा, उसका ध्यान गया मेरी तरफ, बोली वो लड़का जो टीवी में आया था। इतने में उनका रिक्शा मुड़ गया, दूसरी इससे पहले कि दूसरी देख पाती वो मुड़ गया। मुझे टेंशन हो गई कि दूसरी ने नहीं देखा मुझे। तो मैं इधर जा रहा था, मैं रास्ता बदल के भाग के उधर गया जिधर वो रिक्शा गया था कि मुझे दूसरी वाली भी देख ले। तो वो पहला मेरा स्टार फील था मुझे, जो मैं स्टार हूँ भाई। मैं खुद दिखाने गया किसी को कि स्टार देख लो, ठीक है। गिप्पी से कहाँ मुलाकात? मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। तो दूरदर्शन करते करते सैटेलाइट चैनल। आपको पता है हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी? मैं मुझे याद है। नहीं, मैं दोनों लोगों के अलग अलग वर्जन दूंगा। इनको अपना बता लें तो फिर आपके पास आऊंगा। हाँ, तो मैं सर फिल्में करने लगा। 2003 में पहली फिल्म की, वहीं से पंजाबी सिनेमा शुरू होता है, न्यू एरा पंजाबी सिनेमा का। जी आया नु तो मनमोहन जी ने की थी। मनमोहन जी की पहली पंजाबी पिक्चर थी हमारे न्यू एरा की। मेरा डेब्यू था, हरभजन मान का डेब्यू था, बहुत से लोगों का उसमें डेब्यू था। प्रिया गिल भी थी उसमें। प्रिया गिल उसमें हीरोइन थी। यस 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 यस, कमाल है सर। अरे साहब मेरा काम है, क्रेडिट गोज टू माय रिसर्च टीम। तो सर वो क्या कि फिल्मों में आने की वजह से लोग जानने लगे। तो हमारी एक फिल्म का शूट चल रहा था, पाजी फिल्म केड़ी सी, मिट्टी वजा मारती नहीं, दिल अपना पंजाबी नहीं मुंडे यूके दे जिमी नहीं जिमी था ना उसमें। ਜਿਹੜੇ ਚ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਗੂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਚ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ। अच्छा पता नहीं वो कौन सी थी, मुझे लगता ਭਾਜੀ है। ਕੰਧ ਜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਗੁੱਗੂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਉਹ तो ਐ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ। अच्छा हाँ, मेरा पिंड माई होम। हाँ हाँ हाँ, है ना। भाई हो तो ये हमारे सेट पे पहली बार आए वहाँ मेरा पे। पिंड माई होम का शूट चल रहा था। शूट चल रहा था। कहाँ पे? ये पंजाब में ही सर। कहाँ पे? ये मोहाली के पास ये गांव है सर, वहाँ पे चल रहा था। कौन से साल की बात है ये? 2009-10 की। उसमें नवजोत सिद्धू साहब भी थे। हाँ हाँ, 8 है ना, 2008-9 दी। हाँ अच्छा नहीं 9 की होगी, क्योंकि 8 में हमारी वो आई थी ना चक दे फटे, उस ओके है ना। हाँ, तो 9 की बात होगी। तो ये हमारे सेट पे पहली बार आए थे। सिद्धू साहब तो फिल्मों में भी एक्टिंग करते थे। वो एक ही में किया, तो वो उसके बाद सबके हाथ खड़े हो गए। तो क्योंकि वो इसलिए मैंने पूछा, उनको मंजी ने पिक्चर में ले लिया, पिक्चर कर ली। अब मंजी ने डबिंग के लिए बुलाया कि नवजोत जी डबिंग की, वो क्या होती है? बोले जो आपने बोला उसको डब करना है। ओ नहीं नहीं, मैंने जो बोल दिया वो दोबारा नहीं मैं बोल सकता, वो हो गया बस। वो डबिंग पे ही नहीं आए। वो पिक्चर में पहली बार हुआ कि पायलट ही उठाना पड़ा। पिक्चर में एक ही कैरेक्टर है जिसकी डबिंग नहीं है, वो पायलट उठा के फिल्म चलाई हमने।
तो उसी के सेट पे गिप्पी भाई पहली बार आए तो मुझे वहाँ मिले और बड़े प्यार से रिस्पेक्टफुली मिले। तो हम तो इनको पहले सुनते ही थे रोज़ गाने इनके, तब वो इनके गाने जो मेरा जो फेवरेट था जदों चीरे वालिया वे ऐसे नहीं गा के बताना पड़ेगा। तो गाएंगे तो सर वही। नहीं, मैं चाहता हूँ कि गुरप्रीत गुग्गी आज लल्लन टॉप पे गिप्पी ग्रेवाल का फेवरेट गाना जो उनका वो गा के सुनाए। पहला शुरू कितना था जी? अब तो आपको बताना। ताड़दा फिरे नी मुच्छा चाड़दा फिरे, ताड़दा फिरे नी मुच्छा चाड़दा फिरे, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚ ਤਾੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਹੋ ਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਰੇ ਵਾਲ ਆਵੇ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ, ਹੋ ਕੱਤ ਦੀ ਨੇ ਪੂਣੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡੀਆਂ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था इनका गाना। फिर मित्रा दे चादरे ते पादे मोरनी, तो फिर हम लोग सेट पे पहली बार मिले। तो आप मानोगे नहीं सर, बंदे को ना बंदे की आंखों में नजर आ जाता है। हाँ। इन्होंने तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे फिल्मों में आना है, आई स्वेयर अपॉन गॉड। लेकिन जैसे इनको मैंने सेट को देखते हुए देखा, लोगों को, आर्टिस्ट लोगों को ये कैसे देख रहे थे, कैमरा, डायरेक्टर, मुझे वो जो एक लस्ट, एक भूख नज़र आई ना बंदे के अंदर, सर मैंने उसी दिन सोच लिया था ये बंदा फिल्मों में आएगा। आई स्वेयर अपॉन गॉड। I believe you don't have to swear upon God repeatedly. एक तो लगता है ना मेरे पास बैठे हैं तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। नहीं सर, मतलब वो इनमें वो ज़ील नज़र आ गई मुझे। क्योंकि बंदा सेट पे चक्कर वही लगाता है जिसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है। वैसे किसी आर्टिस्ट को मिलने, कोई आर्टिस्ट ऐसे नहीं आता सिंगर। तो वो बहाने से ये आए थे, पता नहीं। अच्छा, उसके बाद सर देखिए मज़े की बाकी किस्सा तो ये बताएंगे आपको। उसके बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई कितने साल, मतलब 2-3 साल तो हम मिले ही नहीं उसके बाद। अच्छा, ये कुग्गीपा जी जो अभी पूरी वर्जन अपना बता रहे हैं, एक्चुअली ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। अच्छा। ये हमारी दूसरी मुलाकात। अच्छा, पहली बताइए। पहली बताता हूँ मैं। अच्छा, पहली सच में मैं भी भूल गया था। अच्छा। मुझे थोड़े दिन पहले हाँ कपिल ने बताई। अच्छा। पहली मुलाकात कपिल शर्मा ने। हाँ। तो एक पंजाब में कोई मेला हो रहा था बड़ा, तो उस मेले के ऊपर, मेला मतलब वहाँ पे सिंगर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो गांव के मेले होते हैं, गांव का मेला। उस मेले पे कुग्गीपा जी भी परफॉर्म कर रहे थे एज अ एंकर, वो कुछ। तो कुग्गीपा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैंने वहाँ पे गाना था, तो इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इनको पता था। तो सिर्फ मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये ऊपर से नीचे उतर रहे थे, मैं नीचे से चढ़ रहा था। इन्होंने मुझे अनाउंस किया कि गिप्पी ग्रेवाल परफॉर्म करेंगे, तो मैं ये उतरे, तो मैंने उनको रास्ते में मिला। मैं कहा पाजी सत श्री अकाल। अच्छा। उससे पहले मैं नीचे खड़ा था, अब मेरे पास नीचे 2-3 लोग खड़े थे जिनके साथ मैं बातें कर रहा था। वो बंदे कुग्गीपा जी के साथ आए हुए थे। अब वो कपिल था, मुझे तो कपिल नहीं जानता था। अच्छा। जब कपिल को कोई जानता नहीं था, तो कपिल ने मुझे बताया कि मैं वो था जब वहाँ पे आप। अच्छा, तब क्या होता था, मेले में जाते ना तो सर, कपिल इनके साथ क्योंकि जाता मैं तो सर थोड़ा स्टार फीलिंग लेने लग रहा था। वो 2-3-4 लोग ऐसे ही नहीं चलते आपके साथ गाड़ी में, है ना? तो कपिल शर्मा आपके साथ चलते थे, तो उसमें एक कपिल भी था फिर। अच्छा। तो कपिल ने मुझे बताया कि मैं पहली बार पाजी आपको वहाँ पे मिला था। तो मैं कहा यार मैं भी कुग्गीपा जी को वहीं पे मिला था, बस मेरी मुलाकात इतनी थी कि उसमें कन्वर्सेशन नहीं कोई हुई, बस जस्ट हेलो पाजी सत श्री अकाल हुई। तो इन्होंने मुझे बोला कि चल भाई चढ़ दे, चक दे फटे। तो मैं गया स्टेज पे, मैंने गाना परफॉर्म किया, परफॉर्म करके मैं अपना निकल गया। तो उसके बाद ये मुझे भी नहीं पता, ये कपिल ने दूसरी मुलाकात ये थी जो कुग्गीपा जी ने बताई। सो पहली वो थी। तो मैं एक्चुअली मुझे भी याद नहीं थी, जब उस दिन कपिल ने बताया तो मुझे याद आ गया कि हाँ यार मैं पहली बार कुग्गीपा जी को वहाँ मिला था, बट मुझे कपिल का याद नहीं था। तो ऐसे ही उस वक्त मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, कुग्गीपा जी को मैं याद नहीं था। नाइस। सर कपिल के किस्से भी कम, क्योंकि कपिल जैसे मुझे याद आ गया हिस्ट्रॉनिक्स से। कपिल की मेरी मुलाकात भी ज़िंदगी में, मेरा एक दोस्त लेके आता है इसको कि पाजी ये लड़का बहुत अच्छा है, विक्रम ग्रोवर लेके आया था, इसको हिस्ट्रॉनिक्स करवानी है। तो मैंने पहली बार कपिल को हिस्ट्रॉनिक्स करवाई थी सर, कंपटीशन के लिए। इंटरेस्टिंग। ये उसका ड्रीम था कि अगर पाजी मुझे वो वाली हिस्ट्रॉनिक्स तैयार करवा देना तो मैं आग लगा दूंगा। फिर वो करवाई और उसने आग भी लगाई। अच्छा बता दिया, जब कपिल शर्मा पे शो करेंगे हम लोग तब आपको खूब तंग करेंगे। तो कमाल का, तो ये काम बहुत अरसे से कर रहे हैं। इस फिल्म में इनको इसी वाली में कास्ट किया है या ये पहली फिल्म से ही कंटिन्यू कर रहे हैं? मैंने चूंकि देखी नहीं है। नहीं, हाँ ये पहली फिल्म से सर कर रहे हैं। क्योंकि क्या कैरेक्टर है इनका?
जो आपने बताया शुरू में, पूरी जो इंट्रोडक्शन और आपने दी। आपका कैरेक्टर? मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म का। पहली फिल्म में मैं सिर्फ डायरेक्टर था, मेरा एक सीन था एज अ एक्टर पहली फिल्म में, जब मैंने 2016 में अरदास बनाई। उसके बाद जब 2019 में मैंने अरदास कराम बनाई, उसमें मेरा अच्छा रोल था, पैरेलल रोल था हम दोनों का, बट फिर भी सेंट्रल। आप भी टीचर बने थे? नहीं, हाँ। पहली फिल्म में टीचर थे कुकीपा जी। हाँ। तो दूसरी फिल्म में कोई टीचर नहीं था, दूसरी फिल्म में सारे कैरेक्टर हमने नए बनाए थे। हाँ। बट फिर भी जो सेंट्रल कैरेक्टर है फिल्म का वो कुकीपा जी का ही था। हाँ। तो अभी जो तीसरी फिल्म है इसमें फिर ये पहली की तरह कैरेक्टर है, मास्टर है स्कूल, बट मास्टर नहीं है, बट नाम सेम है, माहौल सेम ही है। माहौल सेम ही है, बस इसमें मास्टर नहीं है, इसमें बाकी चीज़ें सब सेम है, नाम सेम है। उसमें मास्टर गुरमुख सिंह थे, इसमें भी गुरमुख सिंह है, बट इसमें मास्टर नहीं है। चीज़ें फिर भी ये पहली वाली फिल्म से कैरेक्टर थोड़ा सिमिलर है, सेकंड वाली का बिल्कुल अलग था। और आपका रोल? मेरा रोल सहज का है, मेरा नाम सहज है। तो ये एक कनाडा से आया हुआ लड़का है जिसकी अपने बाप से बनती नहीं है, मतलब थोड़ी ट्रबल है। क्योंकि ये फिल्म का क्या है कि इसमें 5-6 ट्रैक पैरेलल चलते हैं, 5-6 कहानियाँ चलती हैं जिनको कुकीपा जी का कैरेक्टर जोड़ता है सबको। और सब के सब वो हैं जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, या ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मतलब देयर इज़ नो स्कोप इन लाइफ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में। तो ये फिल्म सबको एक रास्ता दिखाती है कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, सो मोटिवेट करती है फिल्म। सो इट्स अ दैट टाइप ऑफ फिल्म, बट नो डाउट एंटरटेनिंग फिल्म है, क्योंकि एंटरटेनिंग बिना तो आज की डेट में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एंटरटेन नहीं करती तो मुझे लगता है कि फ़िल्म बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप 2 घंटे किसी को बिठा के रखना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ये है कि हाँ, इसमें सोशल चीज़ें हैं जो आज की डेट में अहम मुद्दे हैं। या जैसे पहली फिल्म में हमने किसानों का मुद्दा उठाया था, खुदकुशी करने का मुद्दा उठाया था, फिर उसके बाद जो लड़कियों को मार देते हैं, भ्रूण हत्या का इशू उठाया था, और बहुत से सब्जेक्ट थे जिन पे काम किया। सेकंड में हमने जनरेशन गैप का, जो बाहरले कंट्रीज़ में अक्सर तौर पे हो रहा है, पेरेंट्स का, बच्चों का, उस पर फिल्म बनाई थी। इसमें ऐसी 5-6 और नए मुद्दे हैं। उस फिल्म में जैस्मिन का क्या रोल है? जैस्मिन भी एक मुद्दा है। जैस्मिन भी एक मुद्दा है, वाह साहब, क्या मुद्दे की बात कही आपने। जैस्मिन बताइए, क्या रोल है आपका? मेरा रोल बानी का है, बानी कैरेक्टर का नाम है। और जैसा कि सर ने बोला, डिफरेंट स्टोरीज हैं। कॉल हिम सर? हाँ जी, नाइस। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि डिफरेंट स्टोरीज हैं ऑफ सम पीपल हु हैव लॉस्ट होप इन लाइफ। तो वही एक लड़की की कहानी है जो मायूस है बिकॉज उसकी लाइफ के डिसीजंस उसने नहीं लिए, दूसरों ने लिए, एंड शी इज लॉस्ट कंप्लीट होप। तो वही जर्नी है। जैस्मिन की लाइफ के डिसीजन किसने लिए? जैस्मिन की लाइफ के डिसीजन हमेशा जैस्मिन ने लिए। You wanted to do hotel management में डिप्लोमा? हाँ जी, बिल्कुल। Why? Because I just wanted to get out of Kota because I grew up in a very protected joint family. आप कोटा से हो? हाँ जी। और आपने इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं की? नहीं करी। नहीं करी। थैंक यू सो मच। लोग कोटा पढ़ने जाते हैं, ये कोटा से इसलिए निकलना चाहते थे, यहाँ मतलब पढ़ना नहीं चाहते थे। नहीं, मुझे था कि मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट और जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई। स्कूल में भी मेरी दादी भी, मम्मी भी वहीं टीचर थे। मुझे दादी, ये मम्मियाँ तो सुनी मैंने स्कूल में, दादी भी टीचर थी? दादी प्रिंसिपल थी। भाई साहब, मेरी बहुत साल तो फिर दादी माँ बाद में एडमिन में शिफ्ट हो गए थे जब ज्यादा सीनियर। तो आई वांटेड, मैंने बहुत सुना कि मेरे मम्मी पापा स्कूल में थे। हाँ। पहली बार सुना मेरी दादी भी स्कूल में थी। और पास ऐसी हो जाती होगी। नहीं, मैं इनफैक्ट आई हैड सर्टेन क्राइटेरिया कि मुझे उतनी % लानी पड़ती थी, तो मुझे अपनी फीस पे एक कंसेशन मिलता था। सो मुझे पढ़ना भी पड़ता था बहुत अच्छे से। ये हम लोग यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस कहानी? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाई चांस नंबर नहीं भी आते होंगे तो फीस बचानी कौन बोलता था? फीस बचाने के लिए मम्मी और दादी तो बोलते होंगे। नहीं, तो वो कहते हैं चल 50 तो आई गए या 70 कर दो इसके। ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि आप रोल मॉडल होते हो कि अच्छा तुम्हारी मम्मी तो टीचर है और तुम ही ऐसे। तो आई ऑलवेज हैड टू बी परफेक्ट। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड अ वेरी गुड डॉटर। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर लाइफ एंड सी। मुझे अपने तरीके से एक बार देखना था कि भाई क्या होता है, थोड़ी सी क्या होता है, क्या पता चला कोटा से जयपुर जाके? बताओ। बस यही पता चला कि घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया बड़ी खराब होती है। जो घर वाले बोलते हैं बिल्कुल सही होता है। जयपुर से और दूर मुंबई चली गई, खराब दुनिया देख। फिर इसको लगा कि शायद थोड़ा दूर ठीक नहीं है, ज्यादा दूर ठीक होगा। जब खराब दुनिया में आएगी फिर बॉम्बे चलते हैं। पूरे खराब में जाते हैं।
अब तो सीख गए दुनिया को हैंडल करना और सीख जाएंगे। हाँ, हम लोग को ही बता दीजिए, मैं आज तक ना सीख पाया। कैसे नहीं सीख पाए, वक्त सब कुछ सिखा देता है सबको। आप यहाँ बैठे हैं, आप हम बड़ा डायलॉग फेंक दिया है भाई। देखो अभी बड़ा डायलॉग फेंका है। अब इन्होंने वीजा भी कैसे लिया हुआ ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, हमको ये बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा, कनाडा का वीजा, ऑस्ट्रेलिया में से कनाडा का वीजा लिया। देवियों और सज्जनों, फिल्म पे तो बात होती रहेगी, है कमाल की फिल्म है, आप लोग देखने जाएंगे ही, कीर्ति ग्रेवाल ने इतने मन से बनाई है। पर आज हम जैस्मिन भसीन से सुनते हैं ये वीजा की कहानी, क्योंकि इस पे पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा बहुत ध्यान देगा, और वो भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। वो हुनर है, इन्होंने कैसे सीखा दुनिया को। कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली मेरा वीजा लेटर अप्रूवल आ गया था, बट कनाडा का, बट वी वर सपोज टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 1 वीक to 10 days लगते वीजा पेस्टिंग के लिए। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, और सर स्पोक टू समबडी एंड दे सेड कि ऑस्ट्रेलिया में जल्दी लग जाता है जब हम सबमिट करते हैं पासपोर्ट। तो हम लैंड हुए थर्सडे को, हाँ थर्सडे को, और अगर हम 12 बजे तक पासपोर्ट देते तो फ्राइडे को मेरा वीज़ा पेस्ट होके मुझे पासपोर्ट मिल जाता। पर हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने पासपोर्ट दिया फ्राइडे को, फिर सैटरडे संडे हो गया, जिस वजह से ऑलरेडी मेरा ऑकलैंड का प्रमोशन मिस हो गया। मैं ऑकलैंड नहीं जा पाई क्योंकि मेरा पासपोर्ट तो वीज़ा कॉन्सुलेट के पास था। फिर मंडे को जब मैं वीज़ा लेने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि उसी दिन की इसकी शाम की फ्लाइट थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया प्रमोशन शुरू करने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे। तो उन्होंने बोला कि आपका पासपोर्ट, तो पहले मैं जल्द सुबह गई तो उन्होंने बोला हाँ इतने बजे आना, फिर मैं उतने बजे गई तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा पासपोर्ट तो नहीं आया है। तो मैं बहुत डिसहार्टन हो गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं। अब कल भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे मंडे वेडनेसडे ऐसे एक दिन छोड़ के हफ्ते में 2 ही दिन बैग्स एक्सचेंज होते हैं वीजा के। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं अकेली थी, एक तो दूसरे देश में थी, ऊपर से एक प्रमोशन ऑलरेडी मिस हो गया था। तो फिर मुझे वहां रोना आ गया, फिर मैं रोना आ गया कि रोना निकल गया। ये रोती नहीं है सर, ये रोती नहीं है, रोना इसका निकल जाता है, ये रोती नहीं है। और अच्छे से निकल रोई नहीं, मेरा रोना निकल गया, और इसका इतना रोना निकल गया कि इसके नाक से बुलबुले भी निकले। और मैं आपको बताऊं, वहां पे जितने गोरे थे, क्योंकि वो सारे एम्बेसी में गोरे गोरे बैठे थे वहां पे, वो इसको कोई एक औरत थी, वो इसको थोड़ा रूडली बोली पहले, पता नहीं इसने वहां पे क्या किया, पूरी एम्बेसी इसके आसपास बैठ के इसको मनाने लगी हुई थी। वो इसको पकड़ के लेके गए कनाडा कॉन्सुलेट के पास, उसको जाके उन्होंने बोला कि भाई वीजा लगाओ आज ही, नहीं तो बहुत ट्रबल हो जाएगी। तो बताओ हाँ, तुमने क्या किया वहाँ पे? कुछ नहीं, मैं सच्ची मुझे रोना आ गया भाई। गॉड की क्या किया तुमने वहाँ? किस वीजा लग गया, कैसे वीजा लग गया ऐसे? नाक से बुलबुले निकाले और वीजा मिल गया। अब रोते तो पानी तो निकलता है जगह से, आँख से। ये पता है बात किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई थी कि अब मुझे अच्छे से आ गया दुनिया को कैसे हैंडल करते हैं। ये किया इन्होंने, वक्त सब तो अपना इमोशन एक्सप्रेस करना कोई गलत बात नहीं है। आई फेल्ट सैड, हम कह ही नहीं रहे, वो आपको बता रहे हैं। नहीं, वो जो इमोशन बह रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं। इमोशन बह गया तो रोना आ गया। तो फिर क्या हुआ वहां पे? फिर उसी बुलबुले के साथ मुझे इसका वीजा चिपकाया, पेस्ट करके इमीडिएटली दे दिया। उसी बुलबुले के साथ वीजा चिपका के, और मैं शाम को फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ गई। और वैसे ही सैनिटाइज किया वो वीजा? नहीं, वो अभी भी जब एयरपोर्ट पे गई कनाडा का, अब ट्रेवल करके आई कनाडा, तो वो कहता स्मेल आ रही है, इतना स्टिंकी वीजा पहली बार देखा। यस। अरे आपने बोला कि वक्त सब सिखा देता है, और आपने ये भी बोला है कि वो हो जाता है इमोशन में जब रोते हैं। लाइक आई लर्नड हाउ टू लिव अलोन, दैट इज व्हाट आई। चलो आप ये एक सेकंड, ऐसे को रोने से नहीं होता है। अच्छा ये हैंडल करना सीखो। रोई तो है नहीं सर, मैं क्या करती, मैं वहां रोई नहीं है या मैं वहां तमाशा करती। मेरा जो इमोशन था, आई फेल्ट सैड एंड आई फेल्ट हेल्पलेस एंड आई वाज वेरी अनहैप्पी, सो माय टीयर्स स्टार्टेड कमिंग। अच्छा वो बताओ एक बात, वो जो हम बात बोल रहे हैं बुलबुले वाली,
क्योंकि पता है क्या है, कई बार देखने वालों को लगता है पता नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ ये बता दो कि वो बात सच है या नहीं सच है। बुलबुले का साइज क्या था ये बता दो बस। बुलबुले का साइज बता दो क्या था। कि पता है क्या, मैं तो उस टाइम इमोशन में थी ना, उन्होंने मुझे टिश्यू दिया, मैंने साफ किया, फिर उन्होंने बोला आपको मिल जाएगा, अच्छा हम आपको वहां लेके चलते, मैंने थैंक यू के लिए हैंड शेक किया, तो उन्होंने मुझसे हैंड भी ऐसे शेक किया बिकॉज़ और फिर ना ये फोन पे मुझे पता चला उधर कि ये फोन पे, क्योंकि मैं था उस टाइम न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड में था, तो मेरे ब्रदर वो बोले कि यार वो जैस्मिन तो बहुत रो पड़ी वहाँ पे, ऐसे ऐसे हो गया ये वो। तो मैंने कहा कि यार मैं उसको फ़ोन पे बोलता हूँ कि इसमें क्या हो गया, अगर वीज़ा आज नहीं मिला तो फ्लाइट चेंज करा देते हैं ना कल की। तो ये रो रही थी बहुत ज़ोर से। क्या बोल रही थी? मतलब मैं कैसे करूँगी मैं, मतलब मेरा इन्होंने बोला कि कल भी नहीं मिलेगा, ऐसे हो रहा था ना। तो इतने में ना उस लड़की ने, तब तक उसने इसको बोल दिया कि रो मत, इट्स ओके, बात हो गई है कि वीज़ा मिलेगा। तो ये ना जोर जोर से रो पड़ी और जोर जोर से कहती सर कहती वीजा मिल गया सर, वीजा। मैं कहा तो अगर वीजा मिल गया है तो ओके, तो फिर अभी रो क्यों रही है? नहीं नहीं सर ये तो खुशी में हो रहा है। अच्छा फिर खुशी में रोई काफी टाइम। ये इमोशन दोनों तरफ आते हैं। जब ये रो रही थी आसपास की 4-5 एम्बेसियों से लोग यहाँ आ गए, बेटा हंगरी का दे दें हमारे पास, हम ऑफर कर रहे हैं सामने। बता दीजिए ईमानदारी से जी कितने देशों का वीजा लेके आई फिर आप? बस एक ही, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन कभी हुई ही नहीं, पहली बार ही हुआ। वक्त सब कुछ सिखा देता है। अब आपने ऑडियंस को भी सिखा दिया वीजा कैसे लेते हैं। अच्छा ये इसने उस दिन वहाँ पे भी बोला, हम जिस दिन हम कनाडा से फ्लाइट लेने लगे तो आगे जो लड़की हमें बोर्डिंग पास दे रही थी तो वो इंडियन लड़की थी, तो ऐसे बात करते तो वो हर सबको बोल रही सर फिल्म आ रही है, वी आर वेटिंग फॉर दैट। मैं कहता थैंक यू जैस्मिन को देखिए। मैं कहती मैम हमने तो आपको बहुत देखा बिग बॉस में। मैं कहा आपने देखा? हाँ मैम रोते बहुत थे। ये इमीडिएटली उसको रोती थी? नहीं कहती मैं रोई नहीं थी, मेरा रोना निकल जाता है। वहां पे भी इसने क्लियर किया उसको। पहली चीज तो ये कि ये जो स्टंट है ये एक्सपर्ट्स की देखने को परफॉर्म किया गया है एम्बेसी में। प्लीज इसको रिपीट ना करें, इसमें बहुत रिस्क है। अच्छा, दूसरा, अब आप अगर भाषा वैज्ञानिक हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं तो गौर से देखें, क्योंकि जैस्मिन जी अब बताएंगी कि रोना और रोना निकलने में फर्क क्या है। प्लीज। रोना निकलना जिस इंसान को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, जैसे कोई लोग बोलते हैं हाँ मुझे गुस्सा आ गया, वैसे मुझे रोना आ जाता है। तो ये रोना और रोना निकलने में फर्क बताइए। हाँ तो यही फर्क है ना, निकल जाता है मेरा अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं। तो जो रोते हैं उसका क्या है? जो रोते हैं वो कॉन्शियसली आप तेरा भाई रोएगा तो वो के टाइम सोच के 9:15 बजे रोना है मुझे। लोगों का कंट्रोल होता होगा अपने इमोशंस पे, मेरा नहीं है। मुझे गुस्सा भी आता है तो बहुत जोर से आता है और वो निकल जाता है, और रोना भी आता है तो फिर निकल जाता है। आखिरी बार आपको गिप्पी ग्रेवाल पे गुस्सा कब आया था? यार ही इज वेरी नाइस। नहीं, डोंट से दोस रेगुलर स्वीट थिंग्स अबाउट डायरेक्टर। मुझे सच्ची एक बार तो आया होगा। मुझे गुस्सा, कसम है तुम्हें चंबल की, कसम है चंबल की। मैं सच में सोची, मुझे सच में गुस्सा नहीं आया। अभी तो बोली गुस्सा बहुत आता है। मुझे गुस्सा नहीं आया। ही इज नेवर गिवन मी अच्छा, ही इज बीन वेरी नाइस। कुग्गी पाजी पे मेरे पे तो अभी है ना, जब मैंने वीजा की बात, जब इन्होंने बुलबुले वाली बात करी, हर जगह पे आके ये करते हैं। नहीं मुझे कभी ऐसे गुस्सा नहीं, वो मुझसे इतने बड़े हैं। वो सिर्फ बिग बॉस में आता था। हाँ गुस्सा, हाँ वहाँ पे भी आता था गुस्सा भी आता है। अब तीसरी बार आपने पूछ लिया तो ये रो देंगी सर अभी, या गुस्सा आ जाएंगी। गुस्से में फिर रोएंगी ना। हाँ मैं लड़ने के बाद भी मेरा रोना निकल जाता है। पर स्कूल में मैं आइडियल स्टूडेंट थी। बिल्कुल। दादी और मम्मी दोनों थे। हाँ बिल्कुल। वहाँ नहीं रोती थी? स्कूल में तो रोने का इतना मौका ही नहीं मिलता था। अच्छे क्यों रोएंगे हम? स्कूल में अपना मार्क्स अच्छे आते थे, अपना होमवर्क अच्छे करते थे, कोई डांटता ही नहीं था। इसके शूट के दौरान? अरे तो उसके शूट के टाइम रोई थी नांदेड़ में, जब यार मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई थी, जब मैं जापान जाने वाली थी तब एक बार रोई थी। दुख साला खत्म नहीं होता है। बताइए। हाँ बस ऐसे। अरे क्या हुआ, क्या था नांदेड़? मेरी ट्रिप प्लान थी और फिर वो ट्रिप मेरी एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गई थी, तो फिर मैं बहुत अपसेट थी, तो इसलिए मैं रोना निकल गया इस वक्त में। इस बात पे रोना, बिकॉज़ आई लव टू ट्रैवल, और फिर मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई एंड मोमेंट पे, तो मैं अपसेट हो गई। आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके।
I've had couple of और trips ये after दुनिया that. का I'm पहला happy रोना है now. सर, आंखों से, नाक से, सब जगह से निकलता है फिर। तो आप फिर जापान गई? अभी नहीं गई पर चली जाऊंगी नेक्स्ट ईयर। ये जो आपका क्यूटनेस कोशेंट है ये बढ़ रहा है या हमेशा से ही ऐसा था? ऐसी ही थी आप? मैं जैसी शुरू से हूँ वैसी। नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। देखिए मैं एक अरसे के बाद ऐसी अभिनेत्री के सामने बैठा हूँ जो इतना एकदम बिल्कुल अम्यूज से दिख रही हैं दुनिया से। नहीं अम्यूज नहीं हो आप लोगों ने मुझे बहुत ही ऐसी स्पेस में डाल दिया जहाँ आप लोग मेरे रोने और नोजी के बारे में अरे बात कर रहे साहब बस करिए, मैं जितना टॉपिक को दूर ले जा रहा हूँ बुलबुलों से आप जीत के मेरे हाथ ठंडे हो गए, मुझे इतना नर्वस कर दिया आप लोगों ने। पापा देखेंगे कहाँ रहते हैं अभी? कोटा में? जी अब कहेंगे तू वहाँ लल्लन टॉप पे फिल्म प्रमोट करने गई थी या अपनी नोजी डिस्कस करने गई? It's because of them, they tell everybody. हाँ एक सिट्रिजिन खा लेती सब सूख जाता। आपको हमें बताना ही नहीं चाहिए था, और कुकी पाजी को तो बिल्कुल नहीं। ये तो सुबह उठ के 5-10 कल मैं कुकी पाजी के रूम में से निकल रहा था, सीसीटीवी फुटेज लेके घूम रहे हैं कि कल मैं इनके रूम के बाहर से निकल रहा था कुकी पाजी के। वो फोन पे किसी को बता रहे थे कि जैस्मीन के बुलबुलों वाली बात मैंने तेरे को बता दी थी ना। कहता अच्छा तेरे को बता दी, चल फोन रख, मैं किसी और को करता हूं। किसी मीडिया वाले से बात हो रही थी, उसको बता रहे थे। ठीक है, आपने छोड़ा कौन सा है मीडिया वाला, आपने सबको तो बता दिया। ये तो भले लोग हैं, मुंबई की दुनिया कैसी है? दुनिया जैसी होती है वैसी ही मुंबई की भी है। जवाब नहीं देंगे। नहीं क्रिटिक नहीं, आई मीन इट। दुनिया तो सब जगह सेम ही होती है ना? नहीं, सब जगह ऐसे सेम नहीं है। दुनिया इज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, राइट? सम आर गुड, सम आर बैड। इट्स ऑन यू हाउ यू डील विद देम। ऐसा तो नहीं है दिल्ली में अच्छे लोग होते हैं या बिहार में बहुत अच्छे होते हैं, राजस्थान में गंदे होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं राजस्थान में गंदे नहीं, बिहार में बहुत अच्छे लोग। सो इट इज अ वर्ल्ड इज अ मिक्स ऑफ पीपल, इट्स ऑन यू हाउ। जब आप पहली मर्तबा गई, जैसे आप कोटा से निकली थी, जयपुर आई थी कि थोड़ा घर वालों के चंगुल से मुक्ति मिले, दादी के, माँ के, चाचों के, पापा के, और भी कोई नाम बताओ स्कोर अभी सेटल कर लेते हैं। नहीं बस रिश्तेदार, पड़ोसी, नहीं बाकी ट्यूशन वाले। हाँ ट्यूशन वालों लालते भेज रही लड़की यहाँ बैठते आप लोग। फिर मुंबई पहुंची तो वहां का क्या तजुर्बा था? जैसा फिल्मों में देखा था हूबहू वैसे ही था या कुछ अलग था? नहीं, मैं मुंबई पहुंची तो क्या करने गई थी मुंबई? बेसिकली मैं जब दिल्ली में थी तभी आई स्टार्टेड। अच्छा बीच में आप दिल्ली भी आई? हाँ जी, मैं 1.5 साल दिल्ली रही हूँ। क्या करती थी आप दिल्ली में? मैं दिल्ली आई थी क्योंकि मेरी जॉब लगी थी ताज पैलेस धौला कुआं में। नहीं धुआं भी ठीक है। बुलबुले के बाद धुआं, धुआं में। हाँ धुआं कुआं। उस जॉब के लिए आई थी और फिर क्या बढ़िया नाम होता, धुआं कुआं। एकदम मीटर बैठ रहा है बाजी। इसलिए आई थी। फिर उसके बाद यहाँ आके मॉडलिंग शुरू कर दी, तो फिर मॉडलिंग करने लगी। फिर मॉडलिंग कैसे शुरू हुई? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। बहुत सारी नौजवान लड़कियां जो मॉडलिंग करना चाहती होंगी और धुआं कुआं में काम कर रही होंगी, उनको रास्ता दिख जाएगा। सो बेसिकली मॉडलिंग बॉम्बे में सॉरी जयपुर में ही शुरू हो गई थी जब मैं आई। अरे बस सिलेबस बदल रहे हो। नहीं तो अब आपने बोला मॉडलिंग कैसे शुरू हुई, तो मॉडलिंग शुरू जयपुर से हो गई थी जब मैं आईटीसी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। तभी राजस्थान जयपुर में एक नोकिया का कैंपेन शूट था, तो उन्होंने मुझे देखा और नोकिया पे बीप लगा देना, पैसा नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो अब तो आता है क्या? ओके, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ शूट करेंगी, तो मैंने बोला ठीक है, संडे मेरा ऑफ होता है। तो ऐसे रैंडमली अप्रोच कर लिया आपको? हाँ, वो एजेंसी लड़कियों से मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने आपको कैसे पता चला कि मीटिंग चल रही है? होटल की लॉबी में मीटिंग चल रही थी ना, और आप उस होटल में काम कर रही थी? एग्जीक्यूटिव। तो आप भी पहुंच गई वहां? नहीं, मैं तो जॉब करती थी ना। हाँ। मैं तो लॉबी में ही थी। हाँ। तो फिर उन्होंने कुछ बात करी, वो जब ब्रिटिश फोटोग्राफर ने एजेंसी से बात करी, फिर एक गर्ल ने मुझसे पूछा, तो देन आई आस्क्ड देम हाउ मच मनी विल यू पे मी, सो दे सेड 3000 रुपीस, व्हिच वाज गुड फॉर मी बिकॉज आई वाज ऑन अ स्टाइपेंड ऑफ 5000 रुपीस एट राजपुताना। तो आईटीसी? हाँ जी, राजपुताना शेराटन। कैसी लड़की को रखा है, सब बताए दे रही है। तो फिर मैंने वो शूट किया। मुझे नहीं पता था कि इट वाज अ बिग कैंपेन, कि मेरे होर्डिंग्स होंगे सब जगह, मैं सब जगह न्यूज़पेपर्स में होंगी। किस ब्रांड का था? नोकिया का। अच्छा अभी बताया। जिस पे बीप लगाना है। हाँ। फिर उसके बाद फिर मुझे जयपुर में थोड़े थोड़े ऑफर्स मिलने लगे मॉडलिंग के, ऐसी जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, बट आई डिड नॉट वांट टू टेक इट प्रोफेशनली बिकॉज आई न्यू कि शायद मेरे पेरेंट्स ओके ना हो। तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। तुम्हारे तो होर्डिंग लग चुके थे।
बट तब उतना ठीक है, शौक किया, एक बार कर लिया, ओके, बट प्रोफेशनली तब तक कोई इजाज़त नहीं मिली थी और दे वांटेड मी टू स्टडी, डू अ जॉब, एंड आई वाज आल्सो हैप्पी। ऑनेस्टली मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था तब तक। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, दिल्ली में मुझे ज़्यादा ऑफर्स आने लगे तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ। फिर पापा को कन्विंस किया किसी तरह। कैसे किया? ये सबसे मुश्किल पार्ट है, ये जो आपने फटाक से कह दिया ना। लाखों लड़कियां ये मंत्र जानना चाहती हैं, जैसे आपने वीजा का बताया, ये भी बता दीजिए पापा को किस तरह कन्विंस करें। फिर ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट मैं आई टर्न्ड अ रिबेल दैट टाइम। मैंने बिना बताए जॉब छोड़ दी और मॉडलिंग शुरू कर दी। और जब ताज से मेरे घर पे नोटिस चला गया लीगल तो मेरे घर वालों को पता चला, तो फिर मैंने पापा को वक्त भाई सब सबको सिखा देता है, बचा कुचा लीगल नोटिस सिखा देता है। फिर मैंने पापा को बोला पापा लीगल नोटिस आप हैंडल कर लो, कुछ मेडिकल दे दो, कुछ कर लो। और तो तुमने नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया? नहीं, छोड़ दिया, मेरी मर्जी, नहीं, मेरा मन किया तो प्रोफेशनल कमिटमेंट भी तो। या बट आई वाज आल्सो बिकॉज ऑफ फ्यू अदर रीजंस नॉट हैप्पी विद माय जॉब। व्हाई? अभी मैं बहुत खुश थी। No, I was happy to work in a hotel industry, but in that certain property, I was not happy because of few reasons. इसीलिए आपने धोला को धुआं कर दिया। हाँ, and I was getting a lot of modeling offers. फिर मैंने पापा को कन्विंस किया, मैंने पापा को बोला पापा let me give it a ऐसा तो नहीं कि अब इस पे ताज धोला को आपको एक नोटिस और भेज दे? You were sitting in an interview and you were defaming our brand. No, Miss I never Dress. defamed it. You just said What कि did working I say? conditions were not good. I never use the word working conditions. You're putting these words in क्या my बोला mouth. आपने? I was unhappy because of other few reasons. Okay, those Related to other hotel? few those other वहाँ few मच्छर reasons बहुत are है। personal. Okay. अच्छा, आपके पर्सनल। Yes, तो I ये know. आपने ताज वालों को नहीं बताया जब उन्होंने लीगल नोटिस भेजा तो? नहीं, that I told my dad to handle. And he handled it. Yes, he handled it. He was my father. Thank. He's a great father, so he handled it. And then I देख रहे हैं अंकल जी, आपकी भी तारीफ हो रही है जी। of course. फिर उसके बाद तो ये फॉर्मूला आप लोग घर पे मत करें इस्तेमाल, ये लीगल नोटिस वाला। हाँ, तो फिर बस फिर पापा को कन्विंस किया। फिर साउथ की फिल्म्स थी। कैसे कन्विंस किया? मैंने पापा को बोला पापा लेट मी ट्राई वंस, अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी। ऐसे तो नहीं बोला होगा, नहीं, आई स्टिल रिमेम्बर मैं सीपी में ही थी, मैं शॉपिंग करी थी और सडनली पापा का कॉल आया था वो एक पिलर के पास। मुझे वो सीन कभी नहीं भूल सकता बिकॉज इट वाज एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। लड़की स्क्रीन पे की गुंजाइश रखती है। हाँ। ठीक है, तो मैंने फोन किया, मैंने पापा का फोन। पिलर का इसमें क्या रोल था? मतलब आई स्टिल रिमेम्बर द सीन वेयर आई वाज। आप सीपी में है? सीपी में पिलर ही है वैसे देवी जी, मैं कहीं घूम रही थी सड़क पे। हाँ, तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने पहले तो बोला नहीं ये गलत है, ये है वो है। मैंने बोला पापा प्लीज लेट मी ट्राई वंस, यू ऑलवेज सपोर्टेड मी। मेरी जॉब थोड़ा थोड़ा रोई थी, थोड़ा थोड़ा रोते रोते तो कन्विंस करना होता है ना पापा। थोड़ा थोड़ा कैसे रोते हैं ये? थोड़ा निकल गया था थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा कैसे? आप एक्टर से थोड़ा बताइए भाई। प्लीज मुझे करने दो। फिर पापा ने मुझे एक लाइन बोली कि जॉब करना जरूरी है। तो मैंने बोला कि पापा यू हैव डन अ जॉब ऑल योर लाइफ, ठीक है, आर यू हैप्पी विद इट? इफ लाइफ इज गिविंग भाई साहब। तो फिर पापा ने बोला ओके देन योर मॉम विल ट्रैवल विद यू इनिशियली। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरा साउथ की फिल्म्स वगैरह शुरू हो गई, वो करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एट वन पॉइंट तमिल फिल्म? हाँ जी, वानम। वो मुझे एक तमिल एड से मिली थी। मैंने चेन्नई डायमंड्स का एक एड किया था जो सिनेमा हॉल्स में प्ले होता था। वहाँ पे एक डायरेक्टर ने देख, जब डायमंड का ऐड करते हैं तो चलते टाइम एक डायमंड पकड़ा देते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं देते। इतनी कंप्लेन में क्यों कह रही हो भाई? फीस तो देते ही होंगे ना। कार्ड देते होते डायमंड के ऐड करने। फिर बस कुछ नहीं, फिर साउथ की फिल्में शुरू हो गई। फिर आई थॉट कि आई शुड मूव टू बॉम्बे, देन आई मूव टू बॉम्बे। वहाँ पे कैसा तजुर्बा रहा? सवाल वहाँ से शुरू हुआ। हाँ, बॉम्बे का तजुर्बा, पहले तो मैं गई, आई लुक फॉर अ पीजी एंड पहला तजुर्बा तो बहुत ही फनी था क्योंकि जब मैं अपार्टमेंट्स ढूंढने जा रही थी तो वो ऑटो वाले मुझे चॉल्स में और जो चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं वहाँ लेके जा रहे थे। तो मैं तुमने ऑटो वालों को बोल रखा था कि मुझे घर ढूंढना है? हाँ, और किसको बोलती मैं तो जानती नहीं थी ना किसी को, इसलिए ऑटो वालों को बोल दिया। तो रह कहाँ रही थी? क्या कहते हैं, उस दिन मैंने एक दिन के लिए अपनी कजन के घर सामान रखा था। वो लोधा में जॉब करती थी तब, वो वहाँ पे CS थी। कहाँ पे? लोकेशन बताइए थोड़ा तो उससे समझ। लोधा मुंबई में। माय कजिन यूज्ड टू डू अ जॉब, सो शी यूज्ड टू लिव इन मुंबई अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट में हाँ, रहती थी। और आप कहाँ घर ढूंढ रही थी? मैं ढूंढ रही थी अंधेरी वेस्ट में। हाँ, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स। हाँ, वहाँ सब ढूंढ रही थी। फिर मुझे नहीं मिला। फिर मैं डिसअपॉइंट होकर एयरपोर्ट चली गई। मैंने चेक इन भी कर दिया, यू वोंट बिलीव इट, मैंने चेक इन कर दिया। अरे हम सब यकीन कर रहे हैं, आप बताती जाओ। मैं चली गई और फिर उसके बाद मुझे सडनली एक कॉमन फ्रेंड का कॉल आया जो दिल्ली के फोटोग्राफर
थे कि उन्होंने बोला यू वर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, ऐसे जुहू में, जुहू तारा रोड पे नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी है, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा फ्लैट, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अभी जाके वो गर्ल्स पीजे पैसे देने पड़ेंगे, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने एयरपोर्ट पे हल्ला मचाया, डी चेक इन कराया, ऑटो रोई, ये देखिए। नहीं वहाँ रोई नहीं, वहाँ क्यों रो, मेरी मर्जी, मैं अपने पैसे वेस्ट कर रही हूँ फ्लाइट के, मुझे नहीं चढ़नी फ्लाइट तो नहीं चढ़नी। नहीं, पर वो दिन चढ़ गया और ऐसे कि आप ऑटो में बैठी, आपने घर ढूंढा, नहीं मिला तो आप एयरपोर्ट चली गई। हाँ, रात को तो वापस जाना था ना, वापस दिल्ली। वाह साहब, क्लैरिटी तो आपको गिप्पी पाजी बहुत कमाल रही है। तो फिर मैं वापस आई। एयरपोर्ट पे क्या किया? हाँ, एयरपोर्ट पे मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, हैव एन इमरजेंसी, डी चेक इन, गिव मी माय बैग्स बैक। तो फिर ऐसे कर के फिर मैं निकली, फिर वहां गई नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी, उनको यात्राओं का और यात्राओं में ये सब तमाशों का खासा आपका एक एक्सपीरियंस है जी। फिर कुछ नहीं, नॉर्थ बॉम्बे गई, उनको पैसे दिए 10,000 रुपए, अपनी जगह ब्लॉक कर दी पीजी। फिर मैं वापस एयरपोर्ट गई, एक नई टिकट खरीदी, दिल्ली चली गई, फिर सामान पैक करके एक दिन आ गई। अच्छा, सामान लेके नहीं सीखी पहले? नहीं, पहले तो घर ढूंढने आई थी। एक्टिंग सीखी है आपने? जी, प्रोफेशनली कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बाद में अभी कुछ वर्कशॉप्स किए हैं। कहाँ पे? एक मैंने आदि शक्ति किया था लास्ट टू लास्ट ईयर, और एक और मुंबई में विद नीरज काबी सर एक 10 डे वर्कशॉप किया था। हाँ, नीरज काबी तो काफी नोटेड एक्टर है। दैट वाज माय फर्स्ट वर्कशॉप couple of years ago, but recently I did आदि शक्ति। आपने गिप्पी पाजी इस कमाल के टैलेंट को कहाँ स्पॉट किया, कैसे किया? मैंने एक्चुअली नहीं स्पॉट किया इनको। क्या हुआ कि हम एक फिल्म मैंने साइन करी थी, वो हरमन बवेजा और भूषण जी की फिल्म थी, टी सीरीज़ और बवेजा फिल्म्स, हनीमून। तो वो मैंने साइन कर ली, मुझे कहानी पसंद थी, सब कुछ ठीक था। तो जब फिल्म बनती है तो फॉर्मेट यही है कि बस पहले हीरो साइन हो जाए, उसके बाद सब चीज़ें होंगी। तो वो हो गया। उसके बाद मेरे डायरेक्टर थे जो इवन पूरी टीम, उनको लगा कि यार हम चाहते हैं कि कोई नया चेहरा पंजाबी में आए, कि नॉर्मली क्योंकि ज़्यादा लड़कियां पंजाब में है नहीं, कहते वो सब के साथ आप काम कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि बार बार वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं। मैं कहा ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि कौन बेटर हो सकता है। तो काफ़ी डिस्कशंस चली, ये करते 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 जैस्मिन का नाम आया। तो मैंने एक्चुअली बताऊं, क्योंकि मैं देखता नहीं, मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा था एक्चुअली, मैंने सीरियल भी कभी देखे नहीं थे। तो मैंने अपनी जो मेरी टीम है वो कहते सर लड़की अच्छी है, पंजाबी भी है, पंजाबी भी बोल लेती है, क्योंकि पंजाबी बोल लेती सी, बट हमारे जैसी पंजाबी नहीं थी, तो कोटा वाली पंजाबी। हाँ, कोटा वाली पंजाबी थी। तो मुझे लगा कि यार पिक्चरें देखी, तो हम जो इंस्टाग्राम देखा। मैं बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में फ़र्स्ट टाइम जाके मिला इनसे हरमन के ऑफिस में। तो वहाँ बैठे, हमने बातचीत हुई, तो खाना वाना खाया। तो मुझे लगा कि यार ठीक है कि अच्छा सही रहेगा, तो करते हैं। तो वो फिल्म में लड़की का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। कई फिल्मों में ऐसा होता है कि लड़की का रोल बहुत छोटा होता है या इतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं होता था। वो फिल्म का मेन पिलर थी लड़की, कहानी लड़की के ऊपर घूमती थी पूरी। और उस फिल्म में ये बहुत अप्रिशिएट हुई, क्योंकि उसके क्लाइमेक्स में रोना भी बहुत था। मुझे नहीं पता था कि आज इसका यूएसपी वही है, तो प्रॉपर बाद में पता चला। वो इमोशनल सीन इसके इतने अच्छे थे, वो लोगों ने बहुत पसंद किए। और मुझे लगता है कि वही एक रीज़न था जिसकी वजह से हमने आगे इसको रिपीट किया। क्या रोने की वजह से? नहीं, रोने की वजह नहीं, एप्रिसिएशन की वजह से। नाइस। हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अरदास सरबत दे भले, ये 13 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। और फिल्म में कास्टिंग कैसे हुई, ये लोग मिले कैसे, इन सब पे हमने अब तक विस्तार से बात की। अब 1-2 सवाल मेरे और हैं, आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूँ। जी। आपके एक दोस्त आए थे पिछले दिनों ललन टॉप जी, यो हनी सिंह जी, कह रहे थे कि आपका और उनका जो सबसे मशहूर गाना है अंग्रेजी बीट थे, मुझे तो बहुत पसंद है वो गाना। जी। आप लोगों ने कहीं थाईलैंड में वो गाना शूट किया था, 200-300 उनके शब्दों में कहें तो गोरी लड़कियां थी और ड्रेसेस थी, सब थी, बड़ा महंगा शूट हुआ था, लेकिन फिर वो आपने गाना कैंसिल करवा दिया कि साहब ये शूट नहीं चलेगा। ये वो बता गए, आप बता दो क्या है कहानी। अच्छा, वो उनका वर्जन क्या है? ये तो मैंने आपको ही बताया शॉर्ट में। मुझे पता नहीं वो क्या बोल गया। नहीं, वो तो मैं दाएं बाएं नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास वो छूट नहीं होती है। देखो एक्चुअली जो
था क्या, उस शूट में बहुत हौश पौश हुआ एक्चुअली। मैं कनाडा था, हनी इधर था, तो बोला कि थाईलैंड शूट करना है गाना। एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था हमें कि गाना एकदम से इतना बड़ा हिट हो जाएगा। एल्बम आई, हाँ। एल्बम का पहला गाना हमने ये नहीं खोला था, क्योंकि ये गाना मैंने हनी के लिए किया, तो उसने एल्बम करनी थी। मैं क्या ठीक है, कहता भाजी मैंने एक एल्बम करनी है, आप गाना कर दो। मैंने गाना कर दिया, तो गाना रेडी हो गया, गाना एल्बम में डल गया। एल्बम आई, गाना खुला ब्राउन रंग, वो हिट हो गया। साथ में ही ये विदाउट वीडियो गाना हिट हो गया बहुत। तो एक और भी दूसरा कोई वीडियो बना हुआ था, वो भी रिलीज़ हो गया। बट इस गाने की इतनी हाइप बन गई, तो कंपनी वाले सब करने लगे जल्दी शूट करो, जल्दी शूट करो। हमारा प्लान तो था बट इतना जल्दी नहीं था। तो मैं इमीडिएटली कनाडा से आया, हनी यहाँ से गया, थाईलैंड शूट करना था। तो थाईलैंड जब मैं पहुँचा तो इन्होंने बनाया कि हाँ, जैसे आपको उसने बताया कि एक घर था, उसमें हाउस पार्टी थी जिसमें 200-300 लड़कियाँ थी, सब अपने स्विम वियर में, हाँ ऐसे जो भी था, डांस कर रही हैं बिकनीज में। हाँ। बट उसमें क्या हुआ, उसमें भी दो चीज़ें हुई। पहले दिन जब हम शूट पे गए तो वो जो क्राउड था वहाँ पे, मुझे लगा कि वो क्राउड ठीक नहीं है, इट्स नॉट अ डिसेंट क्राउड। वो ऐसे लग रहा था वीडियो, एक तो होता है कि लड़की ने चाहे कुछ भी कपड़ा पहना है बट एक डिसेंसी होती है वीडियो में, कि भी ऐसा नहीं है कि वल्गर नहीं है। तो वो लड़कियाँ जो थी वो एक तो मुझे लगता है प्रोफेशनल डांसर थी नहीं, क्या थी पता नहीं क्या थी। वो उन्होंने थाईलैंड से उन्होंने शूट करना था, वहाँ से पता नहीं कहाँ से लेके आए थे। तो मुझे क्राउड नहीं अच्छा लगा, मुझे जो जेन्युइनली आपको वल्गर क्राउड लग रहा था? हाँ मुझे लगा। तो मैंने हनी को बोला, मैं कहा यार मुझे ये क्राउड सही नहीं लग रहा। तो वो कहता भाजी मुझे भी सही नहीं लग रहा, उसने भी यही कहा कि मुझे भी सही नहीं लग रहा। तो कहता, मैं कहा यार ऐसे सही नहीं रहेगा। कहता भाजी क्या करें? मैं कहा यार देखो, या तो ऐसे करते हैं कि अगर तुम्हें शूट करना है तो आप इसको शूट कर लो, मेरा सिंक अलग से शूट कर लेते हैं, अकेले का जहाँ कुछ ऐसा। तो वो कहता नहीं शूट नहीं करते। मैं कहा ठीक है। तो मैं क्या अगर शूट नहीं करते तो फिर वो कहता हम इनको बोल देते हैं कि यार हमें ये नहीं बताया गया था, हम कुछ और एक्सपेक्ट करके आए थे, हम शूट नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो उनको बोल दिया गया, शूट कैंसिल ही हो गया, शूट ही नहीं हुआ पहले दिन। शूट ही नहीं हुआ तो थोड़ा वो डायरेक्टर को भी थोड़ा लगा कि यार इन्होंने शूट कैंसिल कर दिया, मैंने इतना तामझाम किया था। तो जो भी हुआ चलो हमने कंपनी को बता दिया। नेक्स्ट डे वापस शूट का प्लान रखा गया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने पता नहीं फिर कहाँ से लड़कियाँ बुलाई, वो प्रोफेशनल डांसर सब, क्राउड अच्छा क्राउड आया। तो नेक्स्ट डे वो गाना शूट हो गया। तो गाना पूरा शूट हो गया। तो गाना शूट होने के बाद क्या था कि वो गाने का वीडियो एडिट होके नहीं आ रहा था, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, चौथ आएगा, ऐसे मतलब डिले ही होता गया। तो मैंने पूछा कि यार क्या चक्कर है। तो मैंने एक दिन हनी को फ़ोन भी किया, तो पता नहीं अब वो उसने क्या बताया आपको, आप तो, अपना तो बता। हाँ मैं अपने बता रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि वो जो डायरेक्टर हैं वो कहते कि यार इन्होंने हमें शूट पे बहुत परेशान किया, हमारा पहले दिन सारा मैसअप कर दिया, तो हम इनको गाना लटका के देंगे। तो ये वर्जन मेरे सामने आया। कौन था ये डायरेक्टर? थे कोई, चलो हमने कोई नहीं, ऐसे तो मतलब मेरे तो ठीक ही रिलेशन थे उनके साथ, मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मुझे भी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। इवन कि मैं बाद में उनको मिला भी, तो दे सेड कि हमने ऐसा नहीं कहा, किसी इन बिटवीन वाले बंदे ने कुछ बोल दिया, मतलब एक मैस क्रिएट हो गया, चाहे वो किसी के थ्रू हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो वो ना एक डिस्टर्बेंस ही होगी, समझ नहीं लगी। और ऊपर से अच्छा गाना आया नहीं, मेरे पास गाना आया नहीं, तो मेरे पास आया टीज़र। तो टीज़र जो उसका था वो टीज़र उसका रिलीज़ भी हो गया था, आ गया था। बट उसके बाद हनी मेरे पास आया, कहता भाजी अभी पैसे है नहीं, तो अभी हमने गाना शूट करना है, हम वो गाना तो करेंगे नहीं, कि उन्होंने ऐसा बोला, ये वो सब ने कॉमन डिसीजन हो गया ये। तो मैं क्या अभी क्या करना है? कहता टोटल पैसों में से पता नहीं 40,000 पता नहीं कितने बचे हैं कि उसका वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ठीक लगे कि कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो हमने वो दूसरा वीडियो जो शूट किया वो ऐसे ही था, 35-40 हज़ार में शूट हुआ। तो वो लिए उसके लिए हमने एक लोकेशन ली, पंजाब में कोई मैरिज पैलेस था जो बंद पड़ा था, जिसको कोई नहीं लेता था। तो हम उसमें चले गए, जो एक्स्ट्राज को कोई नहीं बुलाता था, हमने वो सस्ते वाले सब सारे बंदे सस्ते वाले बुलाए, तो वो किया। तो हमने खुद भी वो उसमें नकली गिप्पी और नकली हनी सिंह बने, तो वो सब शूट किया, तो वो गाना हिट हो गया। ये एक वजह थी जो गाना नहीं आया था। इवन के मुझे याद है जिस दिन हम शूट कर रहे थे,
शूट कर जिस दिन कर रहे थे उसी दिन कंपनी ने मुझे वो वीडियो भेजा कि वो डायरेक्टर ने वीडियो भेज दिया है कि इसको यार चला दो, कि अब मुझे पता लगा है कि आप नया वीडियो शूट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये वो। तो हमने वहाँ पे बैठ के वो देखा, मैंने कहा अब तो शूट ही करने लग गए यार। तो उसके बाद वो कब से लेके अभी तक मेरा जो बहुत पुराने वाला एक लैपटॉप है उसमें है वो गाना अभी तक पड़ा। इंटरेस्टिंग। एक मसला और फंसा जिस पे इंटरनेट पे बड़ी चर्चा हो रही है, आपने वो दौर देखा है इसलिए आप बता दीजिए। ये हनी सिंह और बादशाह का झगड़ा बहुत चल रहा है आजकल, बहुत स्टेटमेंट आ रहे हैं। हनी सिंह अपनी बात कह गए, बादशाह भी आएंगे अभी कुछ दिनों में। आप तो उस दौरान देख रहे थे इनका जो माफिया मुंडी वगैरह, आपका क्या तजुर्बा रहा इन दोनों लोग साथ? मुझे तो ये लगता है कि मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि देखो दोनों दोस्त हैं मेरे, तो मना कर, अच्छा आपके दोस्त मेरे हैं, हाँ मेरे तो दोस्त हैं, दोनों रिस्पेक्ट भी करते हैं मेरी और मेरे से प्यार भी करते हैं। मुझे क्या लगता है कि ये चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं, वो कहते हैं ना कि वो सबसे गहरा या पुराना दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है कई बार। तो अब क्या पोजीशन आ गई है कि अब बहुत से बंदे जब आप हाईलाइट हो जाते हो, जब आपस में बोलते नहीं हो ना, आप दोनों आपस में बात नहीं करते हो, तो बहुत बंदे होते हैं जो बीच में बताने वाले होते हैं बातें कि यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जो मुझे लगता है, मैं हमेशा बैठता हूँ हमेशा, क्योंकि कभी इनके साथ अभी पिछले दिनों में ज़िंदगी इतनी सबकी फास्ट हो गई है, क्योंकि मैं हनी के साथ भी खुल के उस दिन उसके घर में बैठे। किस दिन? जब मैं बता रहा था, ये 1 महीना पहला मैं दुबई मॉल में एक बार मिल गया हनी को। अभी ये जब एल्बम आई है ना ग्लोरी, उससे थोड़े दिन पहले। अच्छा। तो वो हनी मेरे को मिल गया वहाँ पे, तो वो मुझे घर पे ले गया अपने दुबई ना। तो मैं पहली बार उसका घर वहाँ पे गया था, तो हम बहुत लंबा टाइम बैठे, 4-5 घंटे वहाँ पे। बड़े टाइम बाद इतनी खुल के बातें हुई थी। बट उस दिन भी मेरे साथ मेरे 2-3 फ्रेंड थे, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कुछ बादशाह रिलेटेड या कुछ भी, बस पुरानी अच्छी मेमोरीज, गुड बातें, अपनी अपनी वो बातें हुई। बट मैं खुद चाहता हूँ कि मैं बैठूँ, इनसे पूछूं कि बादशाह के साथ भी 2-3 बार बैठना हुआ, बट कई बार साथ में लोग होते हैं, बात ही नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये खुद अगर बैठेंगे तो 1 सेकंड की बात नहीं है इनकी, देयर इज़ नथिंग। अब क्या है कि किसी को कुछ बोल दिया जाता है, किसी को कुछ बोल दिया जाता है, तो वो जब सुनता है बंदा तो कई बार वो नाराज़गी अपनी जाहिर करता रहता है। मेरे मानने में ये है कि अंदर कुछ बड़ी बात नहीं है, अंदर कुछ नहीं। अंदर क्या है, ये कोई बातें हैं, उसने मेरा क्रेडिट ले लिया, उसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरे को गाने में ये बोल दिया, ये क्या है? इसका कुछ नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बच्चों जैसी बातें हैं। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। अब हनी देखो, जब से मार्केट में आया वो बंदे में बहुत एनर्जी, मतलब जेन्युइनली मैं बोलूँ, एक ही बंदा मेरी लाइफ में मार्केट में ऐसा आया जो मेरे पास 3-4 बार काम करने के लिए आया और मैंने उसके साथ काम नहीं किया, और उस बंदे ने एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि यार ये बंदा मेरे से काम नहीं कर रहा, मैं ऐसे। तो उसने बोला पाजी कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के लेके आता हूँ, आपकी लाइफ का बेस्ट बनाऊंगा। ये हनी सिंह ने हाँ, कहा। और उसने अंग्रेजी बीट बना दिया यार। उसके पहले 3-4 बार आप मना कर चुके। हाँ, तो मतलब उसमें टैलेंट था और टैलेंट है उसमें आज भी। और मैं इवन बादशाह भी, जब बाकी के भी जो बाकी के सब लड़के हैं, रफ्तार है या सब है, ये सब अच्छे बंदे हैं यार, सब अच्छे। ये इनका धर्म एक ही है, म्यूज़िक है इनका धर्म, और क्या है। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें आसपास नेगेटिविटी फैलती है, जहाँ इन बिटवीन कई बार बहुत से टीम में लोग ऐसे आ जाते हैं, आपके मैनेजर्स हो जाते हैं, आपके चाहने वाले हो जाते हैं, लेफ़्ट राइट आपके साथ चलने वाले हो जाते हैं, जो आपको ही बस बोलते हैं जी भाई जी आप तो ऐसे हो, अरे वो ऐसे बोल रहा है, उसका क्या है, चापलूस घेर लेते हैं, चढ़ा के रखते है ना। तो वो एक बुरी बात है। तो मैं अभी भी कहूँगा, मतलब बादशाह नहीं, मतलब मैंने दोनों को देखा है, इकट्ठे देखा है, और एक दूसरे की तारीफ़ करते भी देखा है, एक दूसरे के बारे में अच्छा भी बोलते हुए देखा है। तो अभी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हर्ट होता है। मैं तो मतलब आई फील बैड, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये गलत है। और अगर कुछ है भी, मैं सच में बोलता हूँ, अगर कुछ है भी, मेरे को कभी कुकी पाजी से कोई नाराज़गी होगी ना, मैं ज़िंदगी में अगर किसी को बोलूँगा तो मैं सीधा इनको बोलूँगा। इवन हम एक बार नाराज़ हुए आपस में। कब? एक बार हुए। क्या हुआ था? हो गया था कुछ। अरे बता दीजिए। मजे की बात है। गिप्पी ने मुझसे पूछा पादिया मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा हाँ। बोला क्यों? मैं कहा ये बात को लेके। बोला आपने मुझे बोला नहीं। मैं कहा तुझे पता होना चाहिए।
बोला मुझे कैसे पता सच्ची पहल, वरना बंदा क्या कहता है, नहीं बात क्या थी? नहीं चलो बात नहीं थी, वो जो भी थी, बंदा कहता है कि हमारी कोई प्रोफेशनल नहीं थी कुछ, है ना, वैसे ही किसी बंदे को लेके थी। तो इन्होंने मुझे कहा, कोई बंदा सामने से कहता नहीं है कि हाँ, मैंने कहा हाँ नाराज़ हूँ, वरना लोग छुपा जाते हैं, दिल में रखते हैं। तो मैं भी तो सोच रहा था ना, मुझे ये एक दिन पूछे कि आप नाराज़ हो तो मैं बोलूँ हाँ। तो ऐसे भी बातें होती हैं सर। मैंने हमारी 10 मिनट में सॉर्ट आउट हो गया हमारा। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बात जब डायरेक्ट होती है ना, तो वो इजीली बात बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है, मतलब अजीब लगता है, बुरा लगता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई नाराज हो और बीच के लोग दाएं बाएं कर रहे हो? तो स्वीट से हो आप, आपसे कोई नाराज भी कैसे हो सकता है? नहीं हो भी तो अगर मैं भी हो जाते हैं लोग नाराज आपसे? नहीं, मैं बिग बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज पूछ रहा हूँ। एक्चुअली नहीं, मेरे आसपास के मुझे नहीं लगता मुझसे कभी भी ऐसे इतने खफा हुए हो कि इतना डिस्टेंस आ गया हो, क्योंकि मैं खुद आगे से जाके ही पूछ लेती कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट फील द सेम एनर्जी एंड आई सॉर्ट इट। वाह, तो आप एनर्जी समझ में आ जाती है। हाँ जी, क्या बात है, बहुत। एक्चुअली मुझे लगता है भाई एनर्जी सबको समझ आ जाती है। जैसे हम और मुझे आपसे मेरी ऐसी एनर्जी मैच करती है। मैं पंजाबी फिल्में नहीं देखता हूँ, गाने तो सुनता ही हूँ, कुछ एक फिल्में देखी हैं, मतलब ये कोई बहुत प्राउड की चीज नहीं है। पर हम लोग ऐसे, और ललन टॉप बिल्कुल शुरू में था, ऊपर एक छोटा सा कमरा होता था स्टूडियो। तो अब इनके पीआर वाले कहते हैं कि जी गिप्पी, मैं कहता हूँ जो कर रहे हैं ले आओ, आ जाओ, मैं करूंगा बैठ के इंटरव्यू। कुछ एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग नहीं कर पाए इंटरव्यू, तो ये भी दुखी, मैं भी दुखी। क्या बात है, वाह वाह, वाइब मैच करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, सूफी बंदा। जी जी जी। हाँ, डांटते थे डायरेक्टर साहब? नहीं डांटते नहीं, बेसिकली ऐसा लुक से ही सबको समझ आ जाता है कि चलो अभी सब क्या लुक देते थे? मतलब he just looks and everybody understands के हाँ, because he is otherwise very lenient, he doesn't create any pressure. In fact उनको सबको खुश रखते हैं, सबको like माहौल बना के हंसाते रहते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं। ये मुझे हमेशा है, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ। एक्टर की प्रॉब्लम क्या है, जो उसकी फीस है वो तो उसको मिलनी है। वो छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ होता है, छोटी छोटी चीज़ों से, बच्चों की तरह होते हैं एक्टर। क्योंकि मुझे खुद भी ये प्रॉब्लम है। तो मैं अभी जैसे मैं कुकीबाजी को शूट करता हूँ, तो मुझे इनकी सब अच्छी बुरी आदतें बताएं। क्या है इनकी बुरी आदतें? नहीं सर, अच्छी तो मतलब मुझे भी बता। अरे छोड़िए साहब, बुरी बताइए। बुरी क्या मतलब, मुझे क्या है कि देखो इनको बुरा क्या, मतलब इनकी ट्रबल क्या है, ये अच्छी भी है बुरी भी है। बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, ये ना फोन बहुत यूज करते हैं। अच्छा सर, मैं जब से बैठा मैंने यूज किया। अरे तो अभी कैसे करोगे, अभी तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये फोन बहुत यूज करते हैं, और फोन में अब आप पूछोगे क्या यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पता नहीं किस किस लोगों के काम करवाते हैं, जिनको ये जानते भी नहीं है ना। कोई आगे से इनके गांव से आ जाता है कि यार अपने चाचे दे मुंडे दे फलाने दे ऐसे ऐसे करके ये एक काम है यार, प्लीज आप करवा दीजिए। वो काम होना हो, वो काम ना होना हो, ये लगे रहते हैं। और उसके बाद हर दूसरे दिन उसका फीडबैक भी लेना होता है। वो पीछे से पाजी बनाया कुछ, फिर ये आगे लगे होते हैं कुछ बना। तो अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको सेट पे तभी बुलाओ जब एवरीथिंग रेडी है। तो अगर ये आते हैं 15 मिनट पहले, तो इनको ऐसे लग जाता है ये आधे घंटे बैठे हैं, ना इनका फ़ोन हो रहा है ना वो उनकी चीज़ें हैं, तो वो इनको बीच में चला इनका डिस्टर्बेंस है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता होता है कि जब मैं इनको बुला लूँ ना, कि तब इनका फ़ोन ना हो, इनको सीधा मैं सेट पे लेके चलूँ। तो अब वो चीज़ें कुछ नहीं है। वो कई शूट वाले क्या करते हैं, उनकी आदत क्या होती है कि जैसे शॉट रेडी है, शॉट अभी 1 घंटा लगना है, उनको पता है कि ये लाइटिंग हो रही है, उन्होंने बोलना है कुकीपा जी को बुला लो। अब आर्टिस्ट 1 घंटा आगे पहले ही बैठ गया है, तो आर्टिस्ट वो 1 घंटे में जितना इरिटेट होता है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं करने वाला, लाइट वाला इधर से निकल जाता है, हाँ कभी को वो बात कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसको लगता है यार मैं क्यों बैठा हूँ, तो वो सबको बुलाने लग जाते हैं। मेरा वैसा है नहीं, तो मुझे ऐसा होता है कि हर चीज़ करके, इवन के मैं तो कई बार अपने एडी से रिहर्सल भी कर लेता हूँ। जैसे कुकीपा जी वैन में बैठे हैं, उन्होंने उतर के बाहर आना है, ये जाना है, तो जब तक ये आके मेरे पास बैठते हैं कि पाजी क्या करना है, मैंने कहा ये करना है, ये आप हो, शूट किया हुआ इनको दिखाया, ये फटाक से जाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता, शॉट होके कहानी खत्म। और कैरेक्टर इनको बताया हुआ है कि सीन क्या है, क्या चीज़ है, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि हर बंदे को वैसे रखना चाहिए, और आर्टिस्टों को तो बहुत खुश रखना चाहिए।
मैं खुद जाके इवन के हर फिल्म में मेरा ऐसे होता है कि जब लंच करते हैं तो 90% इकट्ठे करो, वहीं पे इकट्ठा लंच लगाओ। हम इकट्ठे लंच लगाते थे, बातें करते थे, 15-20 लोग आप बैठे हो, हमारा DOP, हमारे सब बंदे, मतलब एक्चुअली जो वैन कल्चर है ना, ये वैनिटी वैन है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है मुझे लगता है शूटिंग का। 10 बंदों की कहानी चल रही है, कट हुआ 10 के 10 अपनी अपनी जाके गाड़ियों में चले गए, इतनी दूर गाड़ियां हैं। तो अब बुलाने जाएंगे, 2 बंदे जाते हैं बुलाने, एक को बुला रहे हैं, अभी कोई बंदा कुछ कर रहा है, वो कहता 5 मिनट में आया, कोई इमीडिएट आ जाता है, कोई कहता 10 मिनट में आया, मैं वॉशरूम चला गया, मैं ये हो गया वो हो गया। तो अब उनका आना जाना ही बहुत हौश पौश है। अगर वहीं पे रहे, बातें करें, एक एडी बाहर खड़ा है, शॉट रेडी है, निकले कि नहीं निकले, वो सब वो गड़बड़ है। तो वो मेरी फिल्म में कम होता है। इवन पहली मेरी फिल्म में तो जब मैंने पहली अरदास शूट करी, क्योंकि भाजी सुबह आते थे, फैन में जाते थे, उस फिल्म में मैं तो, मेरा रोल ही नहीं था, मैं बिल्कुल डायरेक्टर था। सुबह आके तैयार हो जाते थे, उसके बाद पूरा दिन ये वैन में नहीं जाते थे। वाह साहब। मैंने इनको बोला कि आप यहीं बैठो, देखो मैं सही काम कर रहा हूँ कि गलत, और हम बातें करते थे, हम फिल्म के बारे में डिस्कस करते थे, आ गया कोई आ गया, इधर उधर की बातें, वैसे भी दोस्त हैं, अच्छा लगता है, बातें करते हैं, ऐसे ही टाइम निकल जाता था। बातों का साहब ऐसे ही है, दिल लग जाए तो वक्त का पता नहीं चलता है, जब पता चले तो वक्त सब कुछ सिखा भी देता है। ये तो हासिल है देवी जी हमारी इस महफिल का। बातें अब रोकते हैं, पर जाते जाते एक बात और, राहत फतेह अली खान साहब ने आपकी इस फिल्म में गाना गाया है जी। कुछ लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पे कि साहब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को हम क्यों काम दे रहे हैं, आपका इस पे क्या नज़रिया है? देखिए मैं तो मुझे नहीं समझ, क्योंकि हमारी तो बहुत सी फिल्में भी ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान के हम बाहर शूट करते हैं, बहुत से पाकिस्तानी लोग फिल्मों में काम करते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सी हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ ये थोड़ी है। राहत फ़तेह अली खान आप इसलिए बोल रहे हो कि राहत फ़तेह अली खान का आपको पता है कि वो पाकिस्तानी है, तो बहुत से आप तो इसलिए लोग उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे फनकार हैं, अच्छी फिल्म है तो अच्छा गाना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा क्या है, कलाकार है, जो कलाकार का कोई ऐसा नहीं है, कलाकार हमारी फिल्में देखी जाती हैं, उन कंट्रीज में भी देखी जाती हैं, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में रिलीज होती है अपनी फिल्में, पंजाबी होती है, पायरेट करके तो नहीं दिखाते हैं? नहीं, प्रॉपर रिलीज होती है, प्रॉपर रिलीज होती है, प्रॉपर रिलीज होती हैं फिल्में। और बाकी यहाँ तो फिर मिक्स क्राउड हो ही जाता है, यूके में, कनाडा में, वहाँ तो सब देसी हैं, सब देसी है। हाँ, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है सबको होना चाहिए, गाने अच्छे होने चाहिए। आपने गाने की बात की, आखिरी सवाल गाने से रिलेटेड है। पहला गाना पाजी जो आपने सीखा हो कि यार मेरे को गाना गाना है और ये गाना मैं सीख लेता हूँ, वो कौन सा था आपकी ज़िंदगी का? एक्चुअली मैंने बहुत से, एक तो बचपन में मैं गाता था जी, वही पहला गाना वो तो था एक्चुअली, वो गाना चमकीला जी का गाना था। कौन सा? तो वो रिलीजियस गाना था। मैं हमारे जब नगर कीर्तन निकलता था तो हम उसमें गाते थे वो गाना। तो उसी गाना, हो जबर जुल्म दी जालमा ने हद मुकाई, होए प्यासे खून दे वही पाई पाई, हो की तीलत फरंगियां की वरत्या पाना, साथों बाबा खोलिया तेरा ननकाना। सो ये गाता था मैं। क्या बात है। सो ये चमकीला जी का गाना था जी। बहुत, जब उन्होंने ये रिलीजियस एल्बम करी थी, ये भी मुझे लगता है कि हाईएस्ट सेलिंग एल्बम, बड़ी कमाल की थी। हाँ पाजी, आप मिले थे कभी उनसे? नहीं सर, वो तो हमारे स्कूल मैं मिला था। हाँ, नहीं आप मिले हो? हाँ मैं मिला हूँ। मैंने अपनी लाइफ का पहला जो शो देखा है, पहला अखाड़ा जो देखा है, जो पहला लाइव शो देखा है, वो चमकीला जी का शो देखा है। और मेरे गांव में मेरे पिंडी शो सी गाना था, तो जब वो आए पाजी, और एक इंटरेस्टिंग गल, वो आए स्टेज पे और आके मतलब वो सब बड़ा पड़ा सब के सब, और मैं मेन में था, फ्रंट वाली चेयर पे पहले बैठा हुआ था, बाद में मुझे कहाँ की बात है पाजी? उठा के, है नहीं कहाँ की बात है? ये मेरा पिंड सर कूमकला। अच्छा, कूमकला में खड़ा था। कूमकला में खड़ा था ना। तो वहाँ मैं बैठा, तो बाद में मुझे याद है कि मैं अपने डैड की गोदी में बैठ के 10 साल का होऊंगा, 10-11 साल का। तो मुझे आज उसके बाद मैंने वो 1-2 बार वीडियो टेप देखी अखाड़े की, तो उसमें जब चमकीला जी आए तो उन्होंने आके बोला कि
जो स्वर्ण सिविया जी थे, तो ये जो अभी फिल्म आई उसमें भी स्वर्ण सिविया जी दिखाए उन्होंने बहुत। तो कहते वो उनका जो राइटर थे स्वर्ण सिविया जी, वो हमारे गांव से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, 1.5-2 किलोमीटर उनका गांव है उपड़ा। तो कहते कि ये आपके गांव में से है वहाँ पे। कहते इन्होंने मुझे आज एक गाना लिख के दिया है, तो मैं आज सबसे पहले आपको सुना रहा हूँ, अगर आप लोग इसको अप्रूव करोगे, आपको अच्छा लगेगा तो रिकॉर्ड कराएंगे। तो वो यही गाना था, साथों बाबा खोलिया तेरा नड़काना, उसमें लास्ट था वो, हाँ जी, हो सच चमकीले आखता सिविया मर जाना, साथों बाबा खोल। तो वो तब बैठ के सुना था। नाइस। अरदास सरबत दे भले दी, इस फिल्म के बहाने आप ये बातचीत सुन रहे थे। बहुत कितना सुंदर आध्यात्मिक शब्द है अरदास, प्रार्थना। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से कलाकार अपने अपने हुनर को मांझते रहें, आप तक बातचीत आती रहे, ज़िंदगी के तजुर्बे आते रहें, वक्त कभी रोने कभी गाने के बहाने आपको कुछ कुछ सिखाता रहे। बीच बीच में तो इन सब के हंसने हंसाने का दौर चलता ही रहेगा और चलता रहेगा संवाद का सिलसिला। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।